हेलो जनजीज, कैसे हैं आप? आई होप सो आप डूइंग वेरी वेरी गुड। वेलकम टू वर्कआउट बैच डे 7। और आज हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छे से अपने रिवीजन भी कर लेंगे एंड साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। तो हमारा वर्कआउट बैच का फ्लो कैसा रहता है अभी तक तो आपको मालूम ही है। तो उसी नोट में अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज क्विकली मैं दिखा देता हूँ आपको। आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो चैप्टर है उसको 6 यूनिट में बांटा गया। आपको ये सब पता होना चाहिए ऑब्वियसली। और इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल यूजर यूनिट 1 और उस अकॉर्डिंगली ये बनाया हुआ है, राइट। आपको पता है आपका पहला यूनिट, सेकंड यूनिट एंड द फोर्थ यूनिट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इस पे सबसे ज्यादा अपना ध्यान भी रहने वाला है। सबसे ज्यादा अच्छा यूनिट कौन सा? पहला वाला एंड चौथा वाला। अब उसमें भी चौथा वाला आपके जनवरी एग्जाम्स में आया है, वह फैक्टरिंग का क्वेश्चन। तो आई बिलीव आपके लिए इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट बचता है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल का। या तो वो केस स्टडी एमसीक्यू दे देगा या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे, सारे कंसेप्ट खोल दूंगा आपके, सच बता रहा हूं। आज आपका दिमाग खुल जाएगा, ऐसा ऐसा आई की गलतियां और उसको कैसे ठीक करना चाहिए आपको मैं सब बताऊंगा आज की क्लास में। तो बने रहो क्लास में, साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि सर आपको हमारा वर्कआउट बैचेस का फ्लो कैसा लग रहा है। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले जो क्वेश्चंस की लिस्ट है, जो पीडीएफ आपने स्क्रीन में देख रहे हो, दिस इज द पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस चुने हुए हैं सारे मे एग्जाम्स के लिए जितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली वैसे ही अपने पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 1 में क्या आपका मॉक टेस्ट पेपर में कितना बार पूछ लिया, एग्जाम में भी आपको आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और साथ साथ फटाफट देखते, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एकदम पढ़ाई की बात होगी सिर्फ। ठीक है। अब प्रोफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कुछ पर्टिकुलर्स दिया और कॉस्ट शीट बना के दे दिया, मोटा मोटा एक टुकड़ा दे दिया। ठीक है। अमाउंट सारे पर यूनिट में दिए हुए। ध्यान देने की बात पहली तो यही दिख गई कि सर हाँ अमाउंट पर यूनिट में है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ 100 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 37.5, ओवरहेड कॉस्ट 75, टोटल कॉस्ट आगे कैसे इन सबको जोड़ोगे तो 212.5 बनता है। टोटल कॉस्ट कितना? टोटल कॉस्ट तो आ गया। प्रॉफिट कितना है? 37.5 और प्रॉफिट भी है। और आपका जो आपका आ गया नेट में सेलिंग प्राइस, आपका लास्ट में सेलिंग प्राइस आ गया 250 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अपने बेच रहे हैं। अब आगे कुछ इंफॉर्मेशन देगा, वो क्या है? ये ट्रेडिशनल जो डे 1 या डे 2 में आप करते हो ना, जब ये चैप्टर सीखते हो, वैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है और क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं है तो एकदम सिंपल ही और मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है। मतलब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन जो होता है ना, एकदम वैसा टाइप का है। कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। नाउ अगेन द रीजन व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन इज, यहां पे ना 1 मंथ वर्ड यूज किया, ध्यान देंगे आगे। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? ऑन एन एवरेज फॉर 1 वीक। यहां पे अब वर्ड आ गया क्या? यहां पे वर्ड आ गया सर वीक का। ठीक है। फिनिश्ड गुड्स क्या बोल रहा है? अगेन फिनिश्ड गुड्स के लिए बोल रहा है वो। फिनिश्ड गुड्स का है एवरेज ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, फिर क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर क्या है? अब अगेन क्रेडिट अलाउड है 3 वीक्स। उसके बाद एक और चीज आएगा सर, क्रेडिट अलाउज, मतलब ये क्या होगा? डेटर के लिए, यहां पे ऐसे लिख दिया है डेटर के लिए। ठीक है, डेटर के लिए कितना है? अगेन 4 वीक्स। मजे की बात देख रहे हो, आगे भी पढ़ोगे ना तो ये 1 वीक और यहाँ पे भी 2 वीक, पूरा क्वेश्चन सर वीक में चल रहा है। देन व्हाई हैव यू गिवन दिस एज 1 मंथ? देने में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व भी तो उसको 1 मंथ के हिसाब से करिए। इंस्टीट्यूट ने यहां पे क्या कर दिया सर, इसको लिख दिया बहुत ही प्यार से सटल तरीके से कि सर 1 मंथ इज इक्वल्स टू 4 वीक्स। सो हम इसको 4/52 से सॉल्व कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, आप अपने मन से यहाँ पे 1 मंथ को 4 वीक मान के कर दे रहे हो, बच्चे हमारे करके आए और अगर आपने नहीं माना तो रॉन्ग कर देते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब देखो, अब इसमें क्या करना है एग्जाम के लिए, आप इस क्वेश्चन को 4 वीक्स करके आराम से कर सकते हैं एग्जाम में। पहला बात रीजन ये कि आईसीआई ने खुद ही कर दिया। सेकेंड, अगर कोई बच्चा इसको 1 मंथ 1/12 लेके ही टर्नओवर रेशियो और वैसे कैलकुलेशंस करता है ना अगर अपना, तो भी राइट होगा, तो भी इंस्टीट्यूट को इसको राइट करना चाहिए। 1 मंथ अगर उसने दिया तो वैसे सॉल्व किया किसी बच्चे ने, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहिए, वो आई अंडरस्टैंड, बट क्वेश्चन ने भी तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं की है। तो मैंने अपना ओपिनियन दिया है, बट यस आईसीआई ने उसको 4 वीक्स माना है, तो आपको भी 4 वीक मान के करना सेफ साइड के लिए। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस बताया आपको, ओवरहेड का भी लैग है, बहुत बढ़िया बात है। कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, मतलब कैश सेल भी कुछ हो रहा है। अगर वो 100 रुपया का सेल कर रहा है तो उसका 1/5 तो यार मतलब 20 रुपया का तो वो कैश में बेच रहा है। अच्छा, तो मतलब सर क्रेडिट में कितना का बेच रहा है? क्रेडिट में बेच रहा है 80 रुपया का, मतलब 100 इंटू 4/5। तो आपको डेटर निकालते समय ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। डन। अब आपको बोल दिया कैश इन हैंड कितना है? 37,500 का। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्या है? क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह की कुछ बात नहीं आई है। रिक्वायर्ड है
प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग estimation of working capital needed to finance an activity level of 1,30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। पूरा 1,30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को फाइनेंस करने की बात हो रहा है। अब यहां पे एक चीज समझेंगे क्या, कि अगर ये एक फैक्ट्री है, मान लो गोला बन गया स्क्वायर का, कोई बात नहीं। अब इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, 1,30,000 यूनिट्स अंदर जा रहे हैं, 1,30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। देखो देखो अगेन पढ़ो, कैपिटल नीड फाइनेंस एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ 1,30,000 यूनिट्स। 1,30,000 यूनिट्स का मैंने माल रॉ मटेरियल लेके आगे बढ़ा दिया कि हाँ भैया 1,30,000 यूनिट के हिसाब से काम आगे बढ़ाओ। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहां से एक तो सर माल सेल हो जाएगा, कुछ बन के सेल होगा, कुछ मेरा फिनिश गुड्स में रह जाएगा एंड कुछ इसी के अंदर रह जाएगा एज WIP। लेकिन सर यहां पे इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का अलग से यूनिट्स नहीं करके दिया है। समझना पड़ेगा, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। मैं अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा दूसरा टाइप का करवा दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पे बात समझिए, आपको ना 1,30,000 यूनिट्स टोटल में दिया है। देखो आगे, वर्क इन प्रोग्रेस इज 80% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आपका वर्किंग प्रोग्रेस 80% इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या हुआ सर, रॉ मटेरियल 100, 37.5, 75 यानी 212.5 का 80% के हिसाब से रॉ मटेरियल का कंप्लीशन मान के सॉल्व करना है। ये बात क्लियर हुई क्या, पहले बताएंगे हाँ सर। और उसके बाद देख लेना, और छूट गया था हमारा क्या था, अज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज कैरिड इवनली थ्रू आउट द ईयर, पता है वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली, ठीक है। जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे वेजेस एंड ओवरहेड का पेमेंट चलता रहेगा। ये सारी बातें क्लियर है ना। 1,30,000 यूनिट्स का आपको कंसेप्ट समझ में आया। इसमें से ही कुछ बिकता है, इसमें से ही कुछ FG बन जाके रह जाता है, कुछ सर आपका वर्क इन प्रोग्रेस में ही रह जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। आपका WIP का पीरियड भी दिया होगा क्वेश्चन ना, एक सेकंड, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड कितना दिया हुआ है, 1 वीक का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको डिटेल सारा दे दिया है, कोई आपको दिक्कत दी नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन डिसेंट सा क्वेश्चन है, आपको डे 1 डे 2 में चैप्टर कराते हैं अपने, तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो अब मैं आपको करवाता हूं, पहले तो खुद से ट्राई करिए प्लीज, और उसके बाद ही ये वीडियो देखना। स्टार्ट करोगे आंसर टू क्वेश्चन 1 से, आंसर टू क्वेश्चन 1 से। स्पीड भी मेंटेन करना है, कंप्लीशन भी रखना, सब चीज का ध्यान देना, फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग सब। सर आपका आएगा यहाँ पे सिंपल सा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नहीं लिखते तो भी चलता, एक अमाउंट दूसरा अमाउंट, दो तो अमाउंट कॉलम आ गए। स्टार्ट करते किससे, करंट एसेट से। इससे पहले एक सेकंड लिख तो लो सर, बना क्या रहे हैं, बना रहे हैं अपने स्टेटमेंट शोइंग, ये वाला लाइन लिखना रह गया, लिख लो स्टेटमेंट शोइंग। बोला तो क्या आपको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही तो मांगा, तो दे उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और कुछ बोला है, और कुछ बोला है क्या, बस इतना सा छोटा सा लाइन लिख के छोड़ते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। करंट एसेट्स में आ जाते हैं सबसे पहले। बच्चों को दिक्कत क्या होती है सर, समझ में तो आ रहा है लेकिन हमसे बनता नहीं है। अरे बनता नहीं है क्या बात हुआ, समझ में जो आया वही लिखना है। सम बात समझना, वर्किंग कैपिटल क्या होता है आखिरकार, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है, मेरे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं करंट लायबिलिटीज। वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के बाद जो पैसे मेरे पास बचे, उसी पैसे से मैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस अपना धंधा चलाऊंगा, तो वही तो मेरा वर्किंग कैपिटल है। उसी कैपिटल को तो अपने वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो पहले करंट एसेट निकाल, करंट लायबिलिटी निकाल, दोनों को माइनस कर, आंसर दे, बस बात खत्म। और सबसे पहले स्टॉक से स्टार्ट करें, रॉ मटेरियल स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। कैसे आएगा रॉ मटेरियल स्टॉक का फिगर बताओ। आपको बोला है 1,30,000 यूनिट था, रॉ मटेरियल का फिगर कितना है, 100 रुपये का दे दिया इंटू 100, और क्या दे दिया देख लो। और तो मैंने बोला आपको, मैं इसको वीक्स मान के ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 वीक्स बाय 52। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 1,30,000 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, आंसर आ गया 10 लाख का। इसको अंदर वाले अमाउंट कॉलम में लिख लेना, क्योंकि सर स्टॉक का सारा चीज को जोड़ के अपने बाहर के कॉलम में लिखते हैं। ये चीज आप नहीं भी करोगे तो भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है बस। नेक्स्ट आ गया आपका WIP स्टॉक। WIP स्टॉक नेक्स्ट लिख लेते हैं, चाहो तो FG लिख लो जो आपको पसंद हो, इसमें ऑर्डर का कोई टेंशन नहीं है। 1,30,000 यूनिट है, इसमें भी टोटल का 80% की बात हो रही है, तो 212.5 लेंगे इस बार। 212.5 इंटू कितना है आपका, 1 वीक था ना, 1 वीक है तो इंटू 1/52 कर लो। और लास्ट में सर 80% तो लगाना पड़ेगा, 80% तो लगाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, 1,30,000 इंटू 212.5 इंटू डिवाइड 52 इंटू 80%, 4,25,000 आ गया।
4,25,000। सिंपल है। हाँ, एकदम क्लीन नीट एंड टाइडी तरीके से प्रेजेंटेशन रखना है, स्पेशियस बनाना है, क्लमजी नहीं करना है। आपको दिखाना है ये सब चीज, 100% ये चीज दिखाना है। मैं बता रहा हूं मार्क्स कट जाएगा। अरे ऑब्वियसली आप बिना दिखाए करोगे भी कैसे सर, हम कैलकुलेटर में कर लेंगे। तो यार वो तो एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है कि कैलकुलेटर में किए हो कि सप्लीमेंट लिए हो किसी से यहाँ पे एग्जाम हॉल में, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज का ध्यान रखना है। एफजी स्टॉक, एफजी स्टॉक में आएंगे सारे बच्चे। एफजी स्टॉक बताओ कैसे होगा? एफजी स्टॉक, एफजी स्टॉक कुछ तो दिया होगा। हाँ दिया है, 2 वीक्स का आपको यहाँ पे भी पीरियड दिया है। तो मतलब 1,30,000 यूनिट है मेरा, इंटू 212 रुपए का खर्चा है। मैं स्टॉक को कॉस्ट में रखता हूँ, इंटू 2 वीक्स बोला था ना। हाँ 2 हफ्ता बोला, डिवाइड कर दो 52 से बस। तो सॉल्व करिए, 1,30,000 इंटू 212.5 डिवाइड बाई 52 इंटू 2, 10,62,500, 10,62,500 सबको जोड़ देते हैं। मेरा टोटल स्टॉक आ जाएगा प्लस 4,25,000 प्लस 10,00,000, 2,487,500, 2,487,500 मेरा टोटल इन्वेंट्री आ गया। जो बैलेंस शीट में दिखता है ना इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री का ब्रेकअप होता है नोट्स टू अकाउंट्स में जाके। नोट्स टू अकाउंट्स का ब्रेकअप में क्या है? एक रॉ मटेरियल स्टॉक, एक डब्ल्यूआईपी स्टॉक, एक एफजी स्टॉक। किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट खोल के देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसी में रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी रहेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं सर हम टीसीएस का खोल के देखेंगे, तो टीसीएस में इन्वेंट्री में थोड़ी ना ये सब रहेगा। समझ रहे हो ना बात? इंडस्ट्री वाइज देखना है अपने को। तो वर्किंग कैपिटल ये जो रहता है ना, जितना काम, सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के चोचले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सही बात, कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहते हैं ना, जिसके भी आप जाओगे आर्टिकलशिप करोगे, ऑडिट करने जाओगे या बैलेंस शीट देखोगे, कुछ तो काम करोगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जितने भी ये सब लफड़ा है ना, ये वर्किंग कैपिटल वाला, सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ज्यादा है। बाकी इंडस्ट्री में कुछ दिक्कत ही नहीं है। उनको बहुत ज्यादा ये वर्किंग कैपिटल का मतलब हॉन्ट करता है। चलो कोई बात नहीं, कभी आपको स्टोरी बताएंगे बाद में, अभी नहीं। हाँ, डेटर्स, डेटर्स में भी क्या करेंगे? 1,30,000 यूनिट है, ये तो पता ही है। मेरा कॉस्ट 212.5 है और डेटर का पीरियड दिया होगा। कंपनी अलाउज जहां करता वो लेंगे 4। और ध्यान रखना 1/5 मेरा कैश में सेल हो रहा है, नहीं डेटर रहेगा कितना? 4/5 ओनली। तो ये गलती मत कर देना प्लीज। ये 4 वीक्स था ना भाई, 2 बार चेक कर लेना, दिक्कत नहीं है, गलत मत करना। हाँ 2 बार चेक कर लोगे तो क्या हो जाएगा? इसको इंटू 4/5 करना नहीं भूलेंगे, ये वाली चीज आप लोग नहीं भूलेंगे। हाँ मैंने बोला नहीं भूलेंगे, मतलब नहीं भूलेंगे। इंटू 212.5 इंटू 4/52 इंटू 4/5, 17 लाख। ये आ गया 17 लाख, ठीक है ना? हाँ, लास्ट में कैश एंड बैंक लिख लो। कैश एंड बैंक 37,500 दिया हुआ है क्वेश्चन का। टोटल आएगा प्लस 37,500 प्लस 2,487,500, 4,225,000, 4,225,000। ये क्या है? टोटल करंट एसेट्स। ये मेरा क्या आ गया? टोटल करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में मेरे रियलाइज हो जाएंगे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे बेसिकली। हाँ, नेक्स्ट 12 महीने वाले को मैं करंट बोलता हूँ, उसके बाद को नॉन करंट बोला जाता है। तो ये आपका हो गया ए क्यों दिया यहाँ पे? डिनोशन दे दिया। लास्ट में जब मैं नेट करूंगा तो ए माइनस भी दिखाने के लिए अच्छा रहता है, बस नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये हो गया टोटल करंट एसेट्स। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ा रहा हूँ। करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन दिखा देते हैं अब। करंट लायबिलिटीज क्या बोलता है भैया? करंट लायबिलिटी भी मेरा, ध्यान से एकदम, हाँ पूरा अटेंशन फोकस सब चीज के संग देखेंगे। करंट लायबिलिटीज पहला क्या आएगा? मेरा क्रेडिट, मेरे को जो सप्लायर ने दिया। तो मैं अगर बोलूं इसको ट्रेड पेएबल, हाँ सर बोल दो ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल बोल दो, क्रेडिटर बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये मेरे कितने यूनिट्स थे? 1,30,000 यूनिट्स है ना? मेरे 1,30,000 यूनिट्स है ट्रेड पेएबल से। कोई दिक्कत की बात है किसी को यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब मेरा कॉस्ट कितना है? 100 का कॉस्ट भी पता है। और बताएंगे, इसका पेमेंट का पीरियड दिया हुआ था 3 वीक्स का बस। तो 1,30,000, इसको भी नीचे कर लेते हैं, स्पेस का दिक्कत हो जाएगा। इंटू 100 इंटू 3 वीक्स बस। तो हमारा 1,30,000 इंटू 100 इंटू 3/52, 7.5 लाख का आ गया ट्रेड पेबल्स। ठीक है, 7.5 लाख का आ गया कितना? ट्रेड पेबल्स। आउटस्टैंडिंग क्या है अब हमारा? वेजेस और एक ठो खर्चा आउटस्टैंडिंग है, वो दोनों को अपने को लेना है ना। देख लो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, देखते देखते चलेंगे।
लैग इन पीरियड क्या है, थोड़ा सा गंदा हो गया, सफा कर देते हैं, ध्यान से देखो। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना, 1 वीक। वेजेस कितना अमाउंट है मेरा, 37.5 बस। तो मतलब आप बोल रहे हो सर 1,30,000 यूनिट पे 37.5 पे, इस पे आपको बोल रहे हो 1/52 करने। मैंने बोला वेरी गुड, होशियार है बच्चे हमारे। 1/52, ठीक है। 1,30,000 इंटू 37.5 डिवाइड बाई 52 करो, 93,750 ओनली। 93,750 ही आपका वेजेस आया, बहुत कम। डन। अब हमारे आएंगे आउटस्टैंडिंग वॉट, लैग इन पीरियड। लैग मतलब समझते हो ना, डीले, मतलब आप रोक के कर रहे हो, लैग कर रहे हो। तो ऑब्वियस है, मैं एक्सपेक्ट ये आप समझ रहे हो अंग्रेजी। हाँ, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस इज 2 वीक्स। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स बोल देता हूं उसको, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स बोल सकते हैं। 1,30,000 यूनिट है, ओवरहेड का खर्चा कितना है भैया, खर्चा है 75 का ओनली। तो 75 2 वीक्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन चेक कर लो, 2 वीक्स है। डिवाइड बाय 52 करो इसको, और इसको भी सॉल्व कर लो। 3,75,000, 3,75,000 टनाटन एकदम सब चीज हो गया। कुछ बचा है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया हमारा। ये यहाँ पे कंप्लीट है, वर्किंग प्रोग्रेस सब आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, सप्लायर आ गया, ये आ गया, वेजेस आ गया, ओवरहेड आ गया, कैश वाला ले लिया, ये ले लिया, नंबर ले लिया। वर्किंग प्रोग्रेस का 80% कर दिया था हमने, चेक कर लो वापस। हाँ 80% कर दिया था, बस खत्म। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज निकालो, सम खत्म हो गया। टोटल करंट लाइबिलिटीज एग्जाम में क्या करोगे ना, प्रेजेंटेशन के लिए ये करंट लायबिलिटीज को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देना, नेक्स्ट पेज से ही इसको स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। टोटल करंट लायबिलिटीज कितना आया, 33,75 प्लस 7.5 लाख प्लस 93,750, 12,18,750 ओनली। कैलकुलेशन प्लीज देख लेना, कहीं पे गलती हो तो उसको रेक्टिफाई कर लेना। तो हमारा आंसर आएगा, इसको बोलते हैं अपने बी। और अब आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। कहीं पे भी सेफ्टी मार्जिन वगैरह की या हमारे को मार्जिन का कुछ बात बोल नहीं रहा है तो अपने को लेना नहीं है। कोई प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी या सेफ्टी मार्जिन एक ही वर्ड है सब। हाँ, नेट वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। करिए फटाफट से, इसको माइनस करो किससे, 422,500, 422,500, 306,250 आंसर, 306,250, 30,06,250 रुपए का मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। क्वेश्चन बड़ा ही ढंग का क्वेश्चन था, एकदम नीट एंड क्लीन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो क्वेश्चन है। एग्जाम में आने लायक एकदम टेम्पटिंग क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको 8 नंबर के अराउंड या 7 नंबर के अराउंड पूछ ले, 2 नंबर के संग एक सपोर्टिंग थ्योरी देता है आजकल क्वेश्चन 3 में। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, ऐसा सरप्राइज नहीं होना हो हाँ ये क्या आ गया। इतना तो आप लोग होशियार हो, आप मॉक टेस्ट पेपर देखोगे, सब करोगे, मैंने वीडियो डाला अभी मॉक टेस्ट का, उसको सॉल्व करिए। तो सब करते करते ही अपने इंप्रूव होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 2 में आए, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलतियां ही गलतियां हैं। क्या बात बोल रहे हो सर, मजा ही आ जाएगा आपको। दिसंबर 24 का मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें भर के गलतियां हुई हुई है। ये क्वेश्चन को मैं बहुत ढंग से आपको बताने वाला हूं, आधी घंटा से ऊपर लग सकता है, लेकिन सारे कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे ना इस क्वेश्चन के बाद, क्या बोलोगे वर्किंग कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप, मैं कर लूंगा, इतना ढंग से करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ले लेके करेंगे, सच बता रहा हूँ, टाइम ले लेके करेंगे एकदम मजे से। नया पेज में आ जाएंगे आप लोग सब, और फिर अकॉर्डिंगली ही सॉल्व होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 7 में। 2 मिनट टाइम दूंगा आपको आगे बढ़ने का, फिर और उसके बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है। एबीसी लिमिटेड, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, हैज अप्लाइड टू अ प्राइवेट बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शंस फॉर द करंट ईयर। एस्टिमेटेड क्या है, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स इज 31,200। अरे ध्यान दिया कि नहीं इस वर्ड में, हाँ पहले यहीं पर रुकना है, एग्जाम में हड़बड़ में नहीं क्वेश्चन रीड करना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एक्रॉस चैप्टर्स। आपके लिए पूरा सिलेबस में बता रहा हूं ये चीज, हर लाइन इंपॉर्टेंट है जब भी क्वेश्चन पेपर रीड करोगे। तो वो जो 10 मिनट 15 मिनट है ना, तो बहुत ध्यान से एफएम पोर्शन को पहले रीड करना। एसएम का पोर्शन अगर आप
कम भी पड़े ना, फॉर एनी रीजन टाइम नहीं रहा तो भी चल जाएगा, है तो अल्टीमेटली वो थ्योरी ही। एसएम का भी क्वेश्चन 1 जरूर रीड करने का ट्राई रख सकते हो, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो अलाइन होकर सोच पाओ, मे बी वो आप देख लो। लेकिन हाँ, एफएम को तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भैया इसमें ना ये कंप्लीटेड यूनिट्स वर्ड वगैरह छूट जाएगा ना, तो बाद में इतना तकलीफ देगा कि मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। पहली बात ये, यहां तक क्वेश्चन ठीक है एकदम। हाँ, फर्स्ट टाइम का मतलब अपने को मालूम है, इसका इंडिकेशन दे रहा है कैश कॉस्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी ऐसे नया ट्रेंड, मतलब इस ट्रेंड से चल रहा है कि अगर हमारे को फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट है, पहली बार बैंक के पास जा रहा हूं, बैंक से लोन लेना है, ऐसा कुछ भी लाइन दे रहा है तो आपको इंडिकेशन दे रहा है वो कैश कॉस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करके दे। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ नहीं रहे तो मैं टोटल अप्रोच से भी कर सकता हूं, ठीक है, नहीं तो कैश कॉस्ट में उसको एग्जाम में स्पेसिफाई करना चाहिए। डन। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना, 40 रुपया पर यूनिट का है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस क्या, 25 का। ओवरहेड में क्या है, 40 का, लेकिन इंक्लूडिंग कितना, 10 रुपए का डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन तो अपने नहीं लेंगे, तो मेरे लिए सर इसका कॉस्ट पता है क्या बनेगा, मेरे लिए तो बनेगा ये 30 का ही, 30 पर यूनिट का ही, ठीक है। हाँ बोलेंगे सारे बच्चे, हाँ बोलेंगे, 30 पर यूनिट का मेरा कॉस्ट बनेगा ये ओवरहेड वाला, राइट है यहां तक। सेलिंग प्राइस कितना, 150 पर यूनिट, यहाँ पे आपको बकायदा क्लियरली सेलिंग प्राइस दिया। यहां तक क्वेश्चन बड़ा सुंदर जा रहा है। अब आए पहला गलती, जीपी रेशियो कैश कॉस्ट पे दे दिया 30%। जीपी रेशियो कैश कॉस्ट में दे दिया 30%, मतलब अगर 150 रुपए का सेलिंग प्राइस है, ध्यान देंगे 150 रुपए का सेलिंग प्राइस है, उसका अगर मैं 30% करूं तो कितना आता है सर, कितना आता है, 45 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 45 का कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, मेरा कॉस्ट कितना हुआ, सीओजीएस कितना हुआ, मतलब सीओजीएस हुआ सर आपका इसमें से 45 में 105 रुपया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर कैश कॉस्ट, हाँ क्या बढ़े, कैश कॉस्ट, तो मेरा आना चाहिए कितना, 105 रुपए का कॉस्ट, यहां तक ठीक है। एक बार मेरे लिए ऐड करेंगे आप लोग, ऐड क्या करना है सर, 40 प्लस 25 प्लस 30, बात कैश कॉस्ट की हो रही है, बात यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लेना है इसका मतलब। तो सर डेप्रिसिएशन को भूल जाएंगे और कैश कॉस्ट का 30 रुपए को जोड़ना है, तो इन सबको जोड़ के क्या आएगा बताओ ना यार, 40 प्लस क्या है, 40 प्लस 25 प्लस 30, इसको जोड़ो 65, 95 रुपीज ही आता है। तो सर कैश कॉस्ट में कैसे बोल रहे हो आप, तो पहली बात ये गलती है, ठीक है। आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया गया है, मैं नहीं बोल रहा ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कोई हालत में नहीं आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन इस एग्जाम में इस क्वेश्चन से ना आपके कंसेप्ट खुल जाएंगे। वरना क्या होगा, आप मान लो रैंडमली अगर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखता है तो वो तो कंफ्यूज होकर कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, उसको लगेगा कि सर ये क्या हो रहा है मेरे संग, मैंने जो पढ़ा और ये जो आ रहा है क्या क्यों मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैं क्वेश्चन पिक किया जानबूझ के, ठीक है। तो सर ये तो भूल जाओ, ये तो आपका रॉन्ग है, ठीक है, आईसीआई रॉन्ग, भूल जाओ। आगे बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, 25% ऑन टोटल कॉस्ट है, तो सर मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स, इतना तो अपने को मालूम है। सर 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 80 रुपए का कॉस्ट का 1/4 20 रुपए का प्रॉफिट, 80 प्लस 20 100, तो 1/5 ऑन सेल्स क्या हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 रुपए का प्रॉफिट। तो चाहे आप उसको 1/4 ऑन कॉस्ट करो या 1/5 ऑन सेल्स करो, बात एक ही है, क्लियर है, ये सिंपल बात है। 80 प्लस 20 करोगे तो 100 आएगा, 20 कैसे आता है सर, 1/4 ऑफ 80 आता है, और 20 अल्टीमेटली क्या है, 1/5 ऑफ 100 ही है, तो वैसे ही चीज चलती है, ठीक है ना। ये हर जगह चलेगा, अगर ये 1/3 दे देता तो ऑफ कोर्स तो 1/4 ऑफ सेल्स, तो वैसे करके चलता है, ठीक है जनरली। रॉ मटेरियल इन स्टॉक क्या है, एवरेज ऑफ 30 डेज कंजम्पशन, आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड दे दिया, ये भी ओके है। तो पहली गलती अभी तक मिली हुई है क्या, गलती नंबर 1 है हमारा जीपी रेशियो वाला एरिया। सेकंड गलती आ गया सबसे ब्लंडर, ये वाला वर्क इन प्रोग्रेस, जीपी रेशियो वाले को तो मैं फिर भी इग्नोर कर दूं, ये वाला तो मेरे से इग्नोर नहीं हो सकता है। आओ मेरे संग संग देखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक है 30% ऑफ एफजी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। आपका क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कितना होने वाला है, एफजी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स का मतलब 31,200 मेरा एफजी प्रोड्यूस्ड है, ऊपर दिया हुआ था ना, कितना दिया था, कंप्लीटेड यूनिट्स कितना है 31,200, मतलब वो मेरे कंप्लीटेड एफजी के हैं, एफजी प्रोड्यूस्ड है वो मेरे, राइट, हाँ बोलो सर, मेरा एफजी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स मतलब 31,200 कंप्लीटेड यूनिट्स है ना, मेरा फिनिश गुड्स बन गया उतना। अब क्या बिका नहीं बिका वो बात की बात है, बात समझ रहे हो ना। अरे 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 एक सेकेंड, मैंने क्या बोला, ये आपके फैक्ट्री थे, इसमें अगर आपने 31,200 यूनिट्स निकाला है, 31,200 यूनिट बनाया है, मतलब 31,200 यूनिट बना के निकाला है, तो ये 31,200 में से कुछ तो सेल हो गया होगा,
कुछ तो सेल हो गया होगा और कुछ तो यार एफजी में रह गया होगा ना, तो इसका ही दो टुकड़ा बनेगा, इसका ही दो टुकड़े बनेंगे। और अब बोल रहा है कि डब्ल्यू में कुछ रह गया क्या, इसका 30% यहां अंदर ही रह गया मेरे फैक्ट्री में, और ये अभी तक इसमें काम चलती रहेगी ओवर द एंड ऑफ द ईयर। बट कोई बात नहीं सर, 31,200 का 30% जितना भी आता है देख लेंगे, वो अंदर रह गया, बाकी का तो माल मेरा बिक गया कुछ, और बाकी मेरा फिनिश गुड्स में रहेगा। अरे विजन क्लियर तो होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट क्या है, समझ में आई ना ये बात। हाँ आगे बढ़ रहे हैं। टन 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 टन, इसको करो यार 30% से मल्टीप्लाई फटाफट से। मैंने आपको टाइम नहीं दिया ना शायद इस क्वेश्चन के लिए, यार प्लीज आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना। हाँ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 31,200 का 30% लगाओ तो कितना आएगा, 31,200 का 30% लगाओ, 9360, 9360 यूनिट्स मेरे WIP के हैं। यहां भी ओके है। अब आ गया प्रॉब्लम, और ब्लंडर प्रॉब्लम जिसको बोलते हो, ब्लंडर प्रॉब्लम अपने दिखने वाले हैं। वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ओके बोल तो दिया है, नया चीज है ये, क्या है, न्यू। न्यू क्या, एक शायद एक ही क्वेश्चन में ऐसा बोला है, और आपके कोर्स में कोई क्वेश्चन में है ही नहीं है, ठीक है, तो इसको न्यू, मोटा मोटा न्यू बोलते हैं। मटेरियल में बोल रहा है 90% इन द प्रोसेस है। अच्छा एक सेकंड, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होगा, न्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज है। इसको मिटाओ, मेरे को बताओ आपको प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होगा सर, मेरा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ उसके बात हो नहीं रही तो हटा दो। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के हिसाब से वैल्यू होना चाहिए बस, कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में क्या क्या मेरा खर्चा लगा हुआ है WIP के लिए। बट यहां पे आपको बोल रहा है, आपको वैल्यू करने के समय तो इन्वेंट्री में बैलेंस शीट में लेने तो ये बोल रहा है, लेकिन कॉस्ट में लेने के लिए क्या बोल रहा है, मटेरियल का 90% ले लो। मैंने बोला ठीक है। फिर बोल रहा है रेलेवेंट कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है बताएंगे आप लोग मेरे को, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है मेरे को कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे सोच के आराम से। सर कन्वर्जन कॉस्ट होता है डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड। सो यहाँ पे ओवरहेड क्यों बोल दिया, ओवरहेड बोल दिया 60% कंप्लीट। अब मैं क्या करूं, क्वेश्चन की मिस्टेक समझ में आ रही है आपको। अगर आप खर्चा में कॉस्ट शीट में ले रहे हो मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड भी, तो भैया बैलेंस शीट में जब आ रहे हो, फाइनल स्टेटमेंट बनाने जब आ रहे हो, तब अगर मैं उसको वैल्यू करूंगा सिर्फ मटेरियल और लेबर पे तो गलती हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगा। जिसपे मैं वैल्यू कर रहा हूं, जो जो आइटम वैल्यू में ले रहा हूं, वो आइटम ही मेरे कॉस्ट शीट में, मेरे इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। तो मेरा मिसमैच हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन संभाल नहीं पाएगा बैलेंस। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। वापस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर मेरा WIP का खर्चा मटेरियल, ओवरहेड, लेबर तीनों चीज में लग रहा है, तीनों चीज के मेरा आ रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन, लेकिन वैल्यू करते समय भी तो वो तीनों चीज को ही लूंगा। खर्चे में तो ले लो, वैल्यू करते समय मत लो, ये ऐसी कैसी बात हो गई। तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए हमेशा, बाकी सब क्वेश्चन आप खोल के कभी भी देखना, आपका कंसेप्ट क्या चल रहा है, आपका क्वेश्चन का फ्लो क्या चल रहा है। जैसे भी आप वैल्यू कर रहे हो वैसे ही आप कॉस्ट में भी लेते हो, तो वही चीज यहाँ पे नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज उसने एक एडजस्टमेंट डालने का कोशिश किया वैल्यू एट प्राइम कॉस्ट का, तो गलती समझ में आई। ये मटेरियल प्लस लेबर पे है, ये आपका तीनों चीज पे है, तो गड़बड़ हो गई है। अब गड़बड़ होगी तो अब गड़बड़ चलते जाएगी, मैं बताऊंगा आपको। एफजी का स्टॉक बकायदा दे दिया अगला 2500 यूनिट, क्वेश्चन वाला आपको एफजी का स्टॉक 2500 यूनिट 2500 यूनिट्स दे रहा है सामने से, ठीक है। क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर 30 डेज, क्रेडिट अलाउड टू परचेजेस 45 डेज, डायरेक्ट वेजेस लैग इन पेमेंट 15 डेज, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस 1,25,000 रुपीज। ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन बना के दिया है। वापस फिर एफजी का स्टॉक तो दिया हुआ था, क्रेडिट अलाउड ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, चलो एक्सपेक्टेड कैश, ये सब डेटा में कोई दिक्कत नहीं, ये सब ओके है, ये सब ओके है। आगे आएंगे, एक और अच्छा लाइन पे आएंगे क्वेश्चन का, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना अच्छा से नहीं, बस बनाने वाले ने गलती कर दी, वरना क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता। देखो, सेफ्टी मार्जिन इज टू बी केप्ट एट 15%, मतलब सर हमारे को मेरा वर्किंग कैपिटल जो भी निकलेगा 15% और चाहिए, ठीक है, ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल। यहां पे देखें, रिक्वायर्ड इंक्लूसिव ऑफ द मार्जिन अमाउंट, मतलब बोल रहा है कि आपका आएगा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, मतलब सीएम, ऐसे नहीं, रुक जरूर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सीएम माइनस सीएल लिखो पहले। ये अगर आएगा 85, आपका अगर टोटल वर्किंग कैपिटल होना चाहिए 100, तो अब आपका आएगा सेफ्टी मार्जिन, ऐड करो सेफ्टी कितना आएगा 15 रुपया का, मतलब ये 100 का 15% 85 बनेगा। फिर 100 पे मैं टोटल वर्किंग कैपिटल पे 15% मेरा आना चाहिए, यानी 15 रुपए ये होना चाहिए। देखो 15% क्या है, इंक्लूसिव ऑफ मार्जिन अमाउंट, मतलब ये 100 का 15% इज दिस 15, नॉट 85 का 15%।
ये वाला गलती कर दोगे आप लोग। तो वर्ड पे बहुत फोकस करेंगे। जो इंक्लूसिव वर्ड दिया है ना, इसका ये बहुत ज्यादा खास मतलब है। इंक्लूसिव वर्ड दिया है मतलब 85 पे 15% नहीं जुड़ रहा है, 100 का 15% 15 आया और 85 उसके बाद यहां पे बचा। समझ में आ रही है आपको बात? तो सर एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, आप पाओगे सीए माइनस सीएल तक आप पहुंच जाओगे। आपका एग्जाम्पल फिगर का आएगा, कुछ भी आएगा, मान लो 75,000 आता है, ठीक है, सीए माइनस सीएल, तेरी की थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, सीए माइनस सीएल आएगा कितना, 75,000। अब नाउ यू विल फील से नो व्हाट टू डू। तो भैया सिंपल है ना, 85 से 100 जाना पड़ता तो क्या करते, 85 डिवाइड बाय 0.85 करते, 100 पहुंचते। तो 75,000 पे भी आपको डिवाइड करना 0.85, तो ये आएगा आपका NWC आएगा 88,235, 88,235। ये रैंडम फिगर लिया है, ये रैंडम फिगर लिया, क्वेश्चन का मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट। तो क्या मैंने आपको क्या बोला, इस बैच में आपको कंसेप्ट पैरेलली समझाया जाएगा, तो वो चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो सीए माइनस सीएल आपका 75,000 आया, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0.85 से। देखो ना, 85 को 0.85 से करोगे तो ही तो 100 आएगा, तो वही इसको करोगे तो आपका ये आ गया। अब इसका 15% लगाओ, इंटू 15% मारो, 1 2, ये आ गया सेफ्टी। सेफ्टी मार्जिन कितना है, 13235। इन दोनों को जोड़ के देखो, ये ही आएगा। समझ में आई आपको बात? सेफ्टी मार्जिन का कंसेप्ट समझ में आया? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना 75,000 पे ही 15% ऐड करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्डिंग्स क्या है वो उसको ध्यान देंगे। वर्डिंग बोल रहा है रिक्वायर्ड इंक्लूसिव ऑफ द मार्जिन अमाउंट, इसलिए जो टोटल है उसका 15% करोगे तो वो आपका सेफ्टी मार्जिन बनेगा, एंड दिस माइनस दिस विल गिव यू 75,000। बात खत्म, चलो मिटा रहे हैं। 75,000 वाला फिगर को सिर्फ समझाने के लिए बोला था, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। हाँ, अब कोई कमेंट मत करना नीचे के 75,000 कहां से आया, तो मैंने बोलूंगा कहीं से नहीं आया, मेरे मन से आया। ठीक है, आ जाओ यहां तक, ठीक है? हाँ बोलो ना यार, हाँ सर एकदम बढ़िया चल रहे हैं अपने, एकदम समझ में आ रही है। Assume that the production is carried on evenly throughout the year है, कितना 360 दिन बोल दिया, वेरी गुड। वेजेस वेजी तो ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन है, ऑल सेल्स आर क्रेडिट, और अच्छी बात है। और आपको बोला नेट वर्किंग कैपिटल निकाल, बस इतना सही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो बनाना पड़ेगा आपका कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बन जाएगा या इनकम स्टेटमेंट, जैसे आप उसको नाम दो, कॉस्ट शीट ही है बेसिकली वो। कॉस्ट शीट पहले बनाते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट पहले बनाते हैं, एंड वहां से अपने फाइनल स्टेटमेंट पे आएंगे। मैं आपको बताऊं, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, आपको सारी गलतियां समझ में आती जाएंगी, तो उसी से काम बन जाएगा। मैं बता रहा हूं ऐसे ही गलती और कैसे इस क्वेश्चन को करना चाहिए। नया पेज से स्टार्ट कर लेते अपने भी, चलो अपने पास तो पैसे कोई कमी है नहीं सर, टेंशन की बात है नहीं, ठीक है ना? आ जाओ, कहाँ गया हमारा नया पेज, ये रहा, चलो आ जाओ। आंसर टू, आंसर टू क्वेश्चन 2, पहला लिख लेते वर्किंग नोट 1। आपको तो आंसर में तो मांगा है सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए। तो मेरा ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट बनता है वो वर्किंग नोट का पार्ट है। यहाँ पे नहीं भी दोगे ना WN मतलब वर्किंग नोट 1 तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉस्ट शीट बनाओगे लेकिन वर्किंग नोट का रेफरेंस नहीं भी दोगे तो भी चल जाना चाहिए। बट अपने अच्छा प्रेजेंटेशन के संग सीख रहे हैं तो क्यों गलती करें, जानबूझ के कभी गलती थे ना करते एग्जाम में। आपसे नहीं लिखा तो ठीक है, लेकिन याद रहा तो लिखोगे ही ना, ठीक है? तो कॉस्ट शीट बन रहा है, एकदम तैयार होने चाहिए। अब इसको बनाने के लिए ना मैं 2 अमाउंट कॉलम लेना चाहता हूं आपके साथ। 2 अमाउंट कॉलम लूंगा, क्यों बताता हूं। मैंने क्या लिखा, मैंने 2 अमाउंट कॉलम बनाया है, और एक मेरा रहेगा, बहुत बढ़िया से मैंने अमाउंट कॉलम को नाम दे के बनाया है। एक तो मेरा एज पर क्वेश्चन वाला है, और एक दूसरा मेरा राइट अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, उस हिसाब से मैंने अमाउंट कॉलम दी है, ताकि आपको समझ में आए चीजें। बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को प्लीज। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। गलतियां के संग आपको रेक्टिफिकेशन बताऊंगा तो आपको कंपैरिजन होगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा ये गलती होती है, अच्छा मेरे को ये समझना है, ये कंसेप्ट ऐसा है, तो समझ में बहुत बढ़िया बैठेगा ये क्वेश्चन, देखना। कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले मेरे को मालूम है कॉस्ट शीट में क्या आता है, मेरा आता है डायरेक्ट मटेरियल। बहुत सारे कैलकुलेशंस रहेंगे तो शांति से करना, एकदम खुद से ट्राई करके आगे बढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा बताओ।
थोड़ा सा साफ कर दे क्वेश्चन को, मेन चीज तो आपको बताई हुई है सारी। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा, 40 पर यूनिट के हिसाब से आपको दिया हुआ है। तो पहले मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स कितने, 31,200 के हिसाब से बताऊं, तो मेरा आएगा, एक सेकेंड, एक चीज करके चेक कर ले रहा हूँ, 1 मिनट देना प्लीज, आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले तो भैया 31,200 पे 40 रुपए के हिसाब से क्या है, 31,200 यूनिट है, 40 रुपए के हिसाब से मेरा क्या आएगा, मेरा टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। हाँ बोलो, मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स पर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा, ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। प्लस होना चाहिए कुछ क्या, मेरे 9360 यूनिट्स मेरे क्या है, डब्ल्यू में है। तो ये डब्ल्यू वाला यूनिट्स कैसे आया, नीचे वर्किंग नोट में बना लेते हैं, एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं वर्किंग डब्ल्यू यूनिट्स निकालने के लिए। स्पेस दे के रखना, गलत आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, ठीक है ना। चाहो तो पहला वर्किंग नोट पे बना लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। वर्किंग प्रोग्रेस यूनिट्स क्या आएगा आपके, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के कैलकुलेशन है, यूनिट्स इज इक्वल्स टू 31,200 इंटू 30%, ये आ गया 9360 यूनिट्स। बस ठीक है। अब इस पे मेरा क्या खर्चा बोल रहा है क्वेश्चन वाला, इस पे बोल रहा है 40 रुपया लगेगा, इंटू कितना परसेंट लगेगा, लेकिन 90% इंटू द प्रोसेस है, तो इंटू 90% लगेगा, इंटू 90%। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत रहेगा। हम्म चलो सॉल्व करो, दिख रहा है ना आपको, हाँ बढ़िया से दिख रहा है। कितना आता है ये, 31,200 इंटू 40 m+, उसके बाद 9360 इंटू 40 इंटू 90% M+MRC 1584,960, ये मेरा आ गया 1584,960। इसमें कोई दिक्कत दोनों तरफ में नहीं है, तो ये मेरा सही है। ठीक है, एकदम धीरे जाएंगे इस क्वेश्चन में, मैं नहीं चाहता कोई भी हड़बड़ी में गलती हो और आपको समझ ना आए, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन में आराम आराम से चलो। डायरेक्ट लेबर समझ में आ रहा है, मैंने इसे दो दो करके आपको दिखाया, एक हो गया आपका टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स का, एक हो गया आपके डब्ल्यूआईपी यूनिट्स के। ऐसे का प्रेजेंटेशन हल्का अलग रहता है, तो आपको अगर वो प्रेजेंटेशन में जाना तो जा सकते हो, लेकिन नीड नहीं है। हर बार वो प्रेजेंटेशन नया कर रहा है, ये प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड रखिए, हर क्वेश्चन में काम आएगा और सॉल्व करोगे तो राइट होगा आंसर, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन पे ही आगे बढ़ने का सलाह है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। डायरेक्ट लेबर हो गया, अब उसके बाद, हाँ नहीं डायरेक्ट लेबर तो अभी आया ना अपने, डायरेक्ट लेबर है 25 रुपये करके, तो सेम चीज़ वापस, तो 31,200 पे 25 रुपये का तो मेरा कंप्लीटेड यूनिट्स पे है, लेकिन मज़े की बात है 9360 लगेगा, पता है किस पे, 25 रुपया, लेकिन परसेंटेज कितना है इस बार, 60 ओनली। तो ये हो गया कितना, 31,200 इंटू 25 M+, 9360 इंटू 25 इंटू 60% M+MRC 9,2400, 9,20,400। ये भी दोनों जगह पे मैच करता है, ये भी दोनों जगह पे आता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। अब आएंगे नेक्स्ट, आपको मैं इसी को प्राइम कॉस्ट करवा दूं, मैं इसी को प्राइम कॉस्ट लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। दोनों जगह अभी तक अपने सही चल रहे, क्वेश्चन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, ठीक है। 2505,360, 2505,360। इस क्वेश्चन में ना मेन कॉस्ट शीट बनाना है, फिर वो स्टेटमेंट बनाना तो बहुत इजी, आप ही खुद ही बना लोगे, कॉस्ट शीट बन जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये भी ठीक है, अब ओवरहेड में आ जाओ। ओवरहेड दिया है, तो हाँ ओवरहेड दिया है। अब आना चालू होगा दिक्कत, ओवरहेड में भी क्या है देखो,
पहले तो यार मेरा 31,200 यूनिट है, ओवरहेड का कॉस्ट कितना है मेरा 30 रुपया, कितना बोला 30, प्लस होगा वापस 9360 इंटू 30 इंटू 60%, ये भी आएगा दोनों में, तो 31,200 इंटू 30 एम प्लस 9360 इंटू 30 इंटू 60% एम प्लस, तो ये एम आर सी करिए 1104480। तो ये कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो उसको सुधार लेके ही आगे समझना। मैंने अपने एंड से तो बेस्ट ट्राई किया है, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कैलकुलेशन का, ठीक है ना, ये मेरा और आपका अनसाइंड अग्रीमेंट है। हाँ ठीक है, चलो 2 बार चेक कर लिया, डायरेक्ट ओवरहेड हो गया। अब मेरे को बताओ, मैं बना रहा हूँ कॉस्ट शीट, मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया, मेरा ओवरहेड हो गया, अब और कोई खर्चा वर्चा यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है किसी को? और कोई खर्चा वर्चा तो नहीं दिख रहा है, नीचे में भी कोई खर्चे की बात नहीं कर रहा है, बस क्वेश्चन यहीं पर ही है। रुक जाओ एक बार, यहीं थम जाओ, समझ जाओ। सर हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड भी आ गया, डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर इज प्राइम कॉस्ट, हमारा प्राइम कॉस्ट पर ओवरहेड आ गया। अब देख रहे हो आप लोग, नॉर्मली WIP यूनिट्स के लिए आप ये क्या करते हो, ये सारा चीज को लेके करते हो, WIP यूनिट्स इनटू जो पेमेंट पीरियड होगा वो लगाते हो, उसके बाद बस उतना ही काम है, जो हमारा पीरियड रहता है WIP पीरियड है, WIP डेज है। अब आपको क्वेश्चन वाला पता है क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ ये दोनों लेके वैल्यू करो। आपको समझ में आया मिसमैच कहाँ आएगा जब आप बनाने जाओगे तब? तो ये चीज की गड़बड़ हो रही है, ये चीज की गड़बड़ हो रही है जो होना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात क्या? हाँ बोलो, हाँ सर समझ में तो आपकी बात मोटा मोटी हमें आ रही है। ठीक है, एक सेकंड दो यार, एक सेकंड, एक बार लो क्वेश्चन खुद से ट्राई लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ हाँ, कहाँ पे थे अपने? ओवरहेड कर लिया था हमने, ओवरहेड आ गया था कितना मेरा, 11,04,480 दोनों केस में। यहाँ तक तो क्वेश्चन सही चल रही है। अब यहाँ से थोड़ा गड़बड़ आना स्टार्ट होने वाला है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्विकली। इसको क्या हुआ, इसको लिख लो पहले, ये हो गया हमारा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ये मेरा वर्क्स कॉस्ट बन जाता है, पता ही है अपने को, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2505,360 प्लस 1104480, 3609840, 3609840। एक बच्चा सोच रहा है अगर कि सर ये हमें एग्जाम में भी क्या 2-2 कॉलम बना के आने हैं, मैंने बोला नहीं, एग्जाम में आप क्यों बना के आओगे कि भैया राइट आंसर ये होना चाहिए और रॉन्ग आंसर ये होना चाहिए, ना होता है एग्जाम में। पहला बात, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, मैं क्लियर हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत गलतियां इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या आ सकता है आपको समझना चाहिए, अगर क्वेश्चन सही से बन जाता तो कैसे सॉल्व होता, तो उसी लिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ कहीं आपकी जो चीजें है ना, जो आप कंफ्यूज होते हो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट तो आ गया। अब नेक्स्ट ये फटाफट स्टेटमेंट का बना के फॉर्मेट कंप्लीट कर ले क्या? नेक्स्ट करते हो आप, क्या करते हो, लेस क्लोजिंग WIP करते हो, ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं, तो लेस क्लोजिंग WIP करते हो। ये आपको देता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप क्या करते हो, आप लेस करते हो क्लोजिंग FG स्टॉक। हाँ, ये आपको देता था COGS पे आप क्या करते हो, ऐड करते हो अब अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक्सपेंस अगर है तो। फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आप ऐड करते थे प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऐड होने के बाद आपका लास्ट में आएगा सेल्स। ठीक है ना? यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरे को बताएंगे क्लोजिंग WIP इस क्वेश्चन में कैसे आएगा, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP कैसे आएगा यही बता दे, बस क्वेश्चन खत्म है। सर अपने को मालूम है क्या, इसको इसको जोड़ दो, क्लोजिंग WIP आएगा। वेरी गुड, करो एक बार फटाफट देखें। 9360, क्वेश्चन वाला कैसे बोला उसको वैल्यू करने के लिए? क्वेश्चन वाला बोला है वैल्यू एट प्राइम कॉस्ट। ओके, वैल्यू एट प्राइम कॉस्ट, देन आपको गड़बड़ समझ में आना स्टार्ट होगा। दोनों को जोड़ो, 477,360। ठीक है, कैसे आया पता है ना, बता रहा हूँ वापस, रुक जाओ। 477,360 कैसे आया, ये क्लोजिंग WIP ये कैसे आया 477,360? इन दोनों को जोड़ के आया। क्यों? क्वेश्चन बोल रहा है उसको वैल्यू करने किस पे, एट प्राइम कॉस्ट, तो मैंने भैया प्राइम कॉस्ट पे इसको वैल्यू कर दिया। लेकिन मैंने अपने कॉस्ट में तो ओवरहेड में भी WIP वाला एलिमेंट लिया था, और क्वेश्चन ने यहाँ पे वो मेरे को नहीं करने दिया मजबूरन। तो राइट अप्रोच से क्या होना चाहिए, तो उसको वैल्यू एट प्राइम कॉस्ट की जगह इसको भी कंसिडर करना चाहिए इसमें। समझ में आई? तो इसमें अगर ऐड कर देते हैं अपने, और एक चीज़ क्या है, 9360 इंटू 30 इंटू 60% को भी M+ ले लो, तो ये 645,840 आपका राइट आना चाहिए।
इसको मैं रेड से कर रहा हूँ 645 840, 645 840 आपका क्लोजिंग WIP बैठना चाहिए था। पहली बात ये समझ में आई ना, मेरे को बताओ। हाँ, नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लीजिए, जो इसको माइनस करके जो भी आता है। तो 3609 840 माइनस 477 360, 313 2480, बाबा 313 2480। इसको माइनस करो, 3609 840 माइनस 645 840, 2964। ये बढ़िया फिगर आ गया ना। ये आया कितना, रेट से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में मिसमैच कहाँ है, ठीक है ना। 29,64,000 ये सही होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम वैल्यू में कॉस्ट पे अगर कर रहे हैं, ओवरहेड ले रहे हैं कॉस्ट के समय, तो वैल्यू करते समय भी लेंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। अब यहाँ पे इसने क्या किया पता है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आके उसको समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गया भाई। उसने क्या किया, बहुत स्मार्ट काम किया उसने क्या किया, 2500 यूनिट जो बचे हुए थे मेरे पास, देखो यहाँ पे आपको लिख रहा है FG स्टॉक कितना है, 2500 यूनिट है। उसने बोला 2500 यूनिट बचा हुआ है, कॉस्ट पे करना ही है, तो कॉस्ट पता ही है कितना है। यहाँ पे आया था हमारा कितना, 40 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 30, कितना आएगा ये 95। तो 95 पे इसने वैल्यू कर दिया चुपचाप। यहाँ पे आके उसने 95 पे वैल्यू कर दिया, अपनी गलती को उसको छुपाने के लिए यहाँ पे आ गया और 95 कर दिया। यार क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। नाउ ब्यूटीफुल पार्ट इज, राइट आंसर में भी यही है, राइट अप्रोच में भी ऐसे ही होना चाहिए। अब आप लॉजिक समझोगे ना, लॉजिक समझा रहा, रेड से लिखूंगा। ये जो 3 लाख ये जितना भी है ना, कितना 31 लाख ना, ये 31 32 480 डिवाइड बाय 31 200 इंटू 2500 करिए, और सेम चीज को यहां पे वापस करिए, 29,64,000 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 31,200 करके देखो, एक बार करके देखो क्या आता है। मैंने बोला करके देखो, तो 2964, मजे की बात दिखाऊंगा, 2964 इंटू 2500 डिवाइड बाई 31,200 करोगे ना, 237,500 ही आता है, 237,500 ही आता है। तो टनाटन राइट है, हाँ बोलो मार। यहां पे करके अगर देखोगे ना, 31 32 480 डिवाइड बाई 31,200 इंटू 2500, तो सर 2,51 हो गया, 2,51 होना चाहिए ना फिर। अब आप यहां पे संभालने के लिए आंसर को, आपको दिख गया ये आंसर होना चाहिए था, तो आपने यहां पे भी इस अप्रोच से कर दिया। ऐसे थोड़ी ना हो रहा है, आप किसी चीज का बर्डन किसी और पर डाल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना हो रहा है। समझ मारी आपको, गलती ऑब्जर्व कर पा रहे हो कंसेप्ट क्या है। या तो अब ऐसे कर दिया उसने, सिंपल 2500 यूनिट था, टोटल कॉस्ट कितना लगा दो। अगर आपके पास ये नहीं दिया हुआ रहता 2500 यूनिट्स, ऐसे आप नहीं करते, अगर मान लो ये अप्रोच से नहीं करते, तो क्या करते सर, आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसको डिवाइड कर दे टोटल यूनिट से और मल्टीप्लाई कर देते FG स्टॉक से। लेकिन यहां पे उसने क्या कर दिया, ये सेम चीज अब यहां पे करो राइट अप्रोच में तो ठीक है, यहां पे इसने आके ये वाला अप्रोच से आपका आंसर नहीं आ सकता है, इसलिए ये वाला अप्रोच से उसने कर दिया सीधा। समझ में आई ना गलती, तो ये वाला चीज ध्यान रखने की पहली बात है, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको अब, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फोटो जो करना कर सकते हो, सेव कर सकते हो, वापस सुन सकते हो, बहुत सारी चीजें की ऑप्शन है, ठीक है। डन। अब अपना COGS निकालो तो, 3132 480 माइनस 237,500, 2,894,980, 2,894,980। मैंने ये 237,500 इसलिए लिखा है, हिसाब से मेरे को भी वही वाला अमाउंट लिखना चाहिए था 2,51 का, ठीक है, गलती पे ही। लेकिन सिंस ICI ने ये किया तो मैंने भी ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, इसको कैलकुलेट करो। इसका अपने स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है आपको सिर्फ समझाने के लिए है, इसका स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं, बहुत गलतियां रह जाएंगी, तो फायदा नहीं है, ठीक है। 2964 में अब अपने माइनस करने वाले हैं कुछ, तो क्या है 237,500, बस 2,726,500, ये आ गया 2,726,500। क्लियर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस लगाना है, कॉस्ट ऑफ से, अच्छा सेल्स लिख सकते हैं पहले। सेल्स कितना था, सेलिंग प्राइस है 150 और मेरा माल कितना बिका है 31,200, तो मेरा 31,200 इंटू 150 करो, कुछ गलती हुई, 31,200 में से 2,500 माइनस होगा, एंड देन मेरा सेल है 150 रुपया का। हाँ,
ठीक है, सेल आ गया आपका कैसे, 31,200 यूनिट्स कंप्लीटेड थे, एफजी में 2,500 यूनिट रह गया, सेलिंग प्राइस 150 है, इसको करोगे तो आएगा 43,05,000। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे कोई आर्बिट्री नंबर ले लिया अपने से, पूरा रॉन्ग है, तो ऐसा है कि आंसर्स पूरे ही गलत है, तो बात माथा ही मत लगाइए। अब आपको बोला है क्या, प्रॉफिट कैसे आएगा देखेंगे। प्रॉफिट के लिए एक लाइन लिखा था कहीं, तो कहाँ गया, ये रहा, 25% ऑन टोटल कॉस्ट बोला था, तो मतलब सर ये क्या हुआ, 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल, तो इस पे अगर 1/5 करेंगे, 1/5 ऑन सेल, ठीक है, तो ये कितना आएगा, डिवाइड बाय 5, 8,61,000 आएगा, 8,61,000 आ गया, ये भी ठीक है। अब माइनस कर दो, -43,05,000, तो आपका 3,444,000, 3,444,000 राइट, 3,444,000 ये आना चाहिए। हम्म, 3,444,000 ये तो सेम है। अब मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, समझ में आया कैसे किया सर, समझ में आया। ध्यान देंगे एक बार स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन पे, कॉस्ट शीट स्टार्ट हुआ, मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट आया, यहां तक तो डन है, फिर ओवरहेड का खर्चा आया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट तक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है, सेम चल रहे हैं। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ डब्ल्यूआईपी से, डब्ल्यूआईपी में क्वेश्चन वाला बोल रहा है इन दोनों को जोड़ दो, डब्ल्यूआईपी लगा दो। मैंने बोला ये क्या बात हुई सर, आपका ओवरहेड में तो खर्चा में तो डब्ल्यूआईपी का ले रहे हो, तो उसको भी जोड़िए, तो मैंने बोला ऐसे होना चाहिए। अब ये गड़बड़ होने की वजह से सारी गलतियां नीचे होनी स्टार्ट हो गई, उसको संभालने के लिए उसने यहाँ पे उसको एफजी का अमाउंट ऐसे ही दे दिया, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया रे, 28,94,980, 549,020 ये आना चाहिए, 549,020, और यहाँ पे आएगा 3,444,000 माइनस 2726,500, 7,17,500, ये राइट वाला है, तो ये 7,17,500। समझ में आया, बैलेंसिंग फिगर भी हमारा चेंज होके एस&डी एक्सपेंस भी अलग आ गया। क्लियर है, समझ में आया ना, गलतियां समझ में आई, ऐसा की कितनी गलतियां थी इस क्वेश्चन में, तो मैंने बोला ना आपको एम्बिगुअस क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ठीक है मेरे को कैसे जाना चाहिए एग्जाम में, कैसे सही अप्रोच है, कहाँ गलती ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, कई और क्वेश्चन में भी आपको ऐसा कोई मिस्टेक दिखे तो समझ के करो पढ़ाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो आपको पता है, आपको नीचे मुझे को रीच आउट करना है, मेरे नंबर्स नीचे ऑन है, मेरी डिटेल्स ऑन है, हमारे क्लासेस बुक्स सब कुछ हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्लियर हुई अभी तक अपनी बात, आगे बढ़ाएं कन्वर्सेशन को अपने। सर यहाँ पे स्टेटमेंट बनाने का कोई मतलब दिख नहीं रहा मुझे, स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में कोई फायदा नहीं होगा, रायता बढ़ जाएगा, तो प्लीज एक बार स्टेटमेंट तक यहाँ पर ही रुक जाते हैं, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहीं तक ही रुक जाते हैं, कॉस्ट शीट तक ही। स्टेटमेंट आप लोग खुद से ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन पिक किया गया है, तो स्टेटमेंट नहीं बना रहे क्योंकि मतलब नहीं है, रॉन्ग बन जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। हाँ सर आगे बढ़ाओ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही प्यारा बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सितंबर में, लेकिन ना थोड़ा मॉडिफाई करके आया था, जिस टाइप से आपके मटेरियल में दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन बैंक वगैरह में, उससे स्लाइट मॉडिफिकेशन है, बहुत प्यारा तरीके से। देखो एसके लिमिटेड का बात कर रहा, 31 मार्च 24 का है। ठीक है, अब देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है 1548, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, एवरेज डब्ल्यूआईपी दे दिया, एवरेज फिनिश्ड गुड्स दे दिया, एडमिन एंड सेलिंग का खर्चा भी दे रहा है, रिसीवेबल कलेक्शन दे दिया, रॉ मटेरियल दे दिया, क्रेडिटर का भी दे दिया। बोला क्या है भैया, आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। नाउ व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, नॉर्मल तो मेरे को पता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सर क्या होता है, सीए माइनस सीएल, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड बोल दिया तो क्या करेंगे सर, वर्किंग कैपिटल अब अपने कैसे निकालेंगे, अब अपने वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। मेरा अगर सिंपल सा बात है, अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट में निकाल सकूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकूं, तो क्या उसको यूज करके मैं निकाल लूंगा, उसको यूज करके मैं निकाल सकता हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करके वर्किंग कैपिटल निकाल सकता हूं, अगर मेरे को नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स मिल जाए, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स मिल जाए तो।
अगर मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया कोई तरीके से, और अगर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आ गया, तो मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ये है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, कोई अलग से मेथड नहीं है, कोई ऐसे डिजाइंड मेथड आपके बुक में नहीं दिया हुआ ऑपरेटिंग साइकिल। आपको समझना होगा कि बोलना क्या चाह रहे हो बस। 360 डेज का assumption तो वो बोल ही रहा है। खुद से लो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, खुद से लो, 2 मिनट आगे बढ़ाओ तो स्पीड में। अरे बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सही में बहुत सिंपल है। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर टू क्वेश्चन 3 क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से, हाँ अलाइंड है अपने। आपको पता है, ऐसे बोलूं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्टॉक डेज, रॉ मटेरियल स्टॉक डेज प्लस WIP डेज प्लस FG डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। ये वाला अगर मैं पूरा करता हूं तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिल जाता है। मेरा पूरा एक ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा है वो मेरे को समझ में आ जाएगा। 100 दिन का है, 60 दिन का है, 150 दिन का है, 200 दिन का है, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल तो निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग साइकिल? मेरे को पता है रॉ मटेरियल में इतना दिन लग रहा है, फिर WIP में इतना दिन लग रहा है, FG में इतना दिन लग रहा है, डेटर से पैसे आने में इतना दिन लगेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट मेरे को इतना दिन बाद करना है, तो नेट में मेरे पास मेरा पैसा घूम के आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल। उसका पीरियड निकलने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी भी तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लो, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लो, ऑपरेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग, इस कॉस्ट कैसे हो गया, साइकिल होगा ना, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकाल सके तो क्या मेरा काम आसान हो जाएगा? हाँ। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का पहले काम करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल का अगर पीरियड मिल गया, उसके बाद अगर मैं 360 से उसको डिवाइड कर देता हूँ तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स मिल जाएगा। समझ में आ रही है क्या फ्लो? तो अब अगर आए इधर, मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, अब रॉ मटेरियल डे दिया हुआ है क्या? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिया हुआ है 65 डेज, ठीक है। तो मतलब रॉ मटेरियल का तो काम हो गया। क्या नहीं दिया हुआ देखते हैं, रॉ मटेरियल ठीक है, क्रेडिटर तो ठीक है, रिसीवेबल ठीक है, FG नहीं दिया हुआ है, FG नहीं दिया हुआ है, और WIP नहीं दिया हुआ है। ये दो चीज निकालना है, FG एंड WIP। तो अब FG निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया और एवरेज स्टॉक ऑफ FG दे दिया, और साथ ही साथ मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया, एंड मेरे को ये दे दिया WIP का स्टॉक। इन दोनों को यूज करूंगा मैं, और मैं दोनों का डेज निकाल लूंगा। अब सबसे पहले एक का निकाल के दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ FG पीरियड, फिनिश गुड्स का कितना पीरियड है वो निकालते हैं क्विकली, क्विकली निकालते हैं FG का। ये क्या रहता है सर, ये जो पीरियड रहता है ये हमारा हमेशा होल्डिंग पीरियड रहेगा, हाँ FG होल्डिंग पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ FG होल्डिंग पीरियड करिए। क्वेश्चन में डेटा देख लो। एवरेज स्टॉक ऑफ FG दिया हुआ 2,43,500, एवरेज स्टॉक ऑफ FG दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लास्ट इसको डिवाइड कर दूं 360 से, तो पर डे का निकल जाएगा। या ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी लैप इसको कुछ हो जाता है, हमारे आईपैड को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ। 243,500 आएगा, 243,500 आया। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। अरे समझ में आ रही है ना, 1461 000 से डिवाइड कर दो 360 को, क्या आता है देख लो यार। 1461 000 डिवाइडेड बाय 360, ये आ गया 4058.3333, 243,500।
इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपका 60 डेज। इसको सॉल्व करो, ये आ गया आपका 60 डेज। किसी को ये नहीं समझ में आया क्या? कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको ये नहीं समझ में आया? एक बार ध्यान देना है, हाँ सिर्फ एक बार ध्यान देंगे, क्विकली समझ में आएगा। बोलना क्या चाह रहा है आपको? कंसेप्ट देखो एक ही है, पता, घुमाता है चीजों को। आपको पता ये, आपको ये चीज तो मालूम है, एफ जी टर्नओवर रेशियो क्या होता है? एफ जी टर्नओवर रेशियो क्या होता है? शॉर्टकट यूज कर दिया मैंने, आपको लॉन्ग कट से बता रहा हूँ। एफ जी टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर? मेरा जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा बाय एवरेज एफ जी, ठीक है। आपको पता है एफ जी डेज क्या हुआ? एफ जी होल्डिंग पीरियड क्या हुआ? बेसिकली एफ जी होल्डिंग पीरियड क्या हुआ? जो भी मेरा 360 रहा, डिवाइड करेंगे इसको एफ जी का टर्नओवर रेशियो से, डिवाइड करेंगे एफ जी का टर्नओवर रेशियो से। इतना ही तो करते हैं, हाँ बोलो तो सारे बच्चे पहले, हाँ सर यही तो करते हैं। हमारा एफ जी टर्नओवर रेशियो जो भी रहा उसको अगर मैं 360 से डिवाइड एफ जी टर्नओवर रेशियो कर दूं तो मेरे को एफ जी का होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा क्विकली। तो मेरे को इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? मेरे को सीओजीएस गिवन था, एवरेज एफ जी गिवन था, मेरे को एफ जी टर्नओवर रेशियो मिलेगा, उसको 360 से डिवाइड करूंगा तो होल्डिंग पीरियड मिलेगा। या तो मैं 2 स्टेप लगाता है इसमें से, तो मेरा अगर आता है एफ जी टर्नओवर रेशियो, वो कितना आएगा? मेरा सीओजीएस कितना दिया हुआ था? 1461 और ये 243,500 ना, तो ठीक है, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। 1461,000 डिवाइडेड बाय 243,500 करके देखो क्या आता है। 1461,000 डिवाइड 243,500, ये आएगा 6 टाइम्स। अब आपका आ गया एफ जी का होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड हो गया आपका 360 डिवाइडेड बाय 6, इसको करोगे तो ये आ गया 60 डेज। आंसर आया ना 60 डेज का? सच ऐसे भी कान को पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि नाक को पकड़ो, घुमा के पकड़ो, जैसे बोलते हैं ना वो नाक को सीधा पकड़ो कि घुमा के पकड़ो, वही चीज है सर। ये हो गया लॉन्ग कट, ये हो गया लॉन्ग कट, ये था हमारा शॉर्ट कट। एक बार में काम खत्म, टनाटन। इसको एक तरीके से एक फॉर्मूला में कम बोलते हैं, कंबाइंड जनरल एंट्री मारना कि सिंगल सिंगल जनरल एंट्री मारना, वही चीज है। समझ में? ये कंबाइंड जनरल मार दिया मैंने एक बार में। ये आप चाहो तो ब्रेक कर करके भी इनिशियली अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो प्लीज गो फॉर दिस अप्रोच, देन गो फॉर दिस अप्रोच एंड एटलीस्ट मेंटली सोचने के लिए तो यही यूज करिए। मैं भी सच बोलूं आपको, एकदम मन से दिल से बोलूं, मैं भी कितनी बार मेंटली सोचने के लिए ये अप्रोच करता हूं, बस वो मेंटली तुरंत हो जाता है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस इतनी बार हो गई है कि वो स्टेप, वो टाइम, वो नहीं लगता, वो लैग नहीं होता मेरे लिए कि हाँ तुरंत मेरे लिए कैलकुलेशन मेंटली बन जाता, तो मैं फॉर्मूला बना लेता हूं तुरंत। आपको धीरे 1 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, 2 सेकंड एक्स्ट्रा, 4 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा यार, लेकिन मेंटली एटलीस्ट इसको बनाओ इस तरीके से, देन आगे बढ़ाओ। समझ में आई मेरी बात? डन है ना? तो ये हो गया 60 डेज। अब आओ जो कैलकुलेशन इसका कर लो, कैलकुलेट WIP होल्डिंग या WIP डेज कर, तो सीधा एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को मतलब नहीं उतना से, उसको मतलब फिगर से। सेम चीज यहां पे भी होगा, एवरेज WIP स्टॉक, इसको अपने डिवाइड किससे करेंगे? मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से डिवाइड होगा, ये चीज की ध्यान रहेगी ना आपको? सर आपका याद रहेगा ना? 94,600 डिवाइडेड बाय 1548, 94,600 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 1548, ऐसे लिख लो। इस बार अलग अलग तरीके से लिख के दिखा दे रहा हूँ बस। 94,600 इंटू 360 डिवाइड बाय 1548 या 20, वाह एक बार में आ गया 22 डेज। एकदम क्लियर क्लीन आंसर आया 22 डेज का, ठीक है। अब मेरा काम हो गया। Therefore ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल्स टू कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली 65 डेज से स्टार्ट करते हैं, प्लस करेंगे WIP का डेज कितना है 22, प्लस करेंगे FG का डेज कितना आया 60, प्लस करेंगे डेटर का डेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 36 और इसका क्या था 63, बस माइनस कर देंगे 63 से, सॉल्व करिए तो कितना आता है 65 प्लस 22 प्लस 60 प्लस 36 माइनस 63, 120 दिन टनाटन आ गया, टनाटन 120 दिन आ गया। नाउ पता है आपको ये क्वेश्चन है इसलिए हल्का सा खास था, ये क्वेश्चन इसलिए हल्का सा खास था। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो स्ट्रेट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में क्या मालूम है दिया हुआ रहेगा, रॉ मटेरियल स्टॉक का कुछ दिया हुआ रहेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते थे, उस तरीके से वाला क्वेश्चन था वो।
उस क्वेश्चन को लोगों ने मॉडिफाई करके ट्विस्ट टर्न करके ये क्वेश्चन बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, ठीक है। सो गुड, कुडोस टू आईसीएआई फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो आओ इधर, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया मेरा कितना, 120 दिन का आ गया, यहां तक अलाइंड है अपने, आगे बढ़ते हैं आराम से एकदम। तो अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितना है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर 360 डिवाइडेड बाय 120, यानी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है। नंबर ऑपरेटिंग साइकिल कितना, 3 टाइम्स बटा दो, 3 रहने दो, नंबर निकाल रहे हो तो 3 रहने देते हैं, 3 बार मेरा ऑपरेटिंग साइकिल चलता है। नाउ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना, ये 5 नंबर से बेसिक का क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो ठीक है। क्या करेंगे, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो क्या अब क्या, तो भैया अपने को पता है 1548 जो दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले लेस होता है कुछ, तो क्या मेरा एफ जी, और उसके बाद मेरा आता है ये सी ओ जी एस, मतलब इसमें लेस किया है एफ जी को, ठीक है। तो अब सी ओ जी एस में ऐड होना चाहिए क्या, तो एडमिन एंड सेलिंग का खर्चा दे दिया, इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आई, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सी ओ जी एस प्लस COGS प्लस एडमिन एंड सेलिंग। तो दोनों को जोड़िए फटाफट से, क्या है 1461 से ऐड होगा 4,14,000, 1461 से ऐड होगा कितना, 4,14,000, ठीक है। इसको करेंगे 4,14,000 प्लस 1461, 18,75,000 का सुंदर सा फिगर बन के आ गया। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट वर्ड है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू 18,75,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 6,25,000 आंसर। सर वर्किंग कैपिटल मेरा एक बार रिक्वायरमेंट होता है, घूमता है पूरा, फिर 6,25,000 का रिक्वायरमेंट होगा, फिर 6,25,000 का रिक्वायरमेंट होगा ओवर द ईयर। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट मेरे कंपनी में 6,25,000 का ही रहने वाला है। एट द एंड ऑफ द ईयर जाके भी 6,25,000 ही रहने वाला है। समझ में आ रही है ना, 6,25,000 3 बार घूम रहा है, पैसे 3 बार घूम रहे हैं, रोटेशन में है, समझ में आती है ना बात, सर्किल बनता है ना, जैसे इतना बड़ा सर्किल बनता है, रॉ मटेरियल डेज ऐसे करके आपको सिखाया जाता था, एफ जी डेज, WIP डेज, क्या वो कितने खास वो दिन थे जब हम क्लासेस लेते थे, कोई टेंशन नहीं था, एग्जाम आते टेंशन हो जाता है। डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, ये सब को करते हैं अपने लास्ट में यहाँ पे वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल निकालते थे। है तो पूरा सर्कल ही ना, घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल का भी खत्म नहीं होता है, राइट। ये चीज क्लियर हुई ना, हाँ ठीक है। तो यार यूनिट 1 अपना ना खत्म होता है, समझे, समझा। और यूनिट 1 में जितना चीज था मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम्स के लिए ना ये दोनों चीजों कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार मई के लिए, ठीक है। तो यूनिट 1 अपने एंड करते हैं। यूनिट 2 से एक बढ़िया कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन मैंने पिक किया है, क्या पता वो उस टाइप का क्वेश्चन एक पूछ ले, एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट उसमें आएगा और एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन पिक किया गया आपके लिए। तो एक बार कैश मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन आज की क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। आधी घंटा लगेगा, खत्म हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल को 2 पार्ट में मैंने ब्रेक करने का सोचा है, एक साथ आपको बेसिक लोड नहीं देंगे, एनर्जी आपकी भी बनी रहनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आज कैश मैनेजमेंट पे खत्म करेंगे, कल मैं पिक कर लूंगा आपके संग वो डेटर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन एंड देन आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दैट इज योर पेबल्स मैनेजमेंट का शायद एक क्वेश्चन मैंने दिया है, वो भी क्विकली देख लेंगे, उसमें कोई खास बात है नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन मैंने बहुत जानबूझ के कौन सा लिया मालूम है, मेरा फेवरेट एग्जाम, मेरा खुद का एग्जाम टर्म जैसे नवंबर 19 उसका क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। Slide Limited is preparing a cash flow forecast for 3 months period from January to the end of March. नवंबर 19 में जब एग्जाम दे रहे थे ना, ऐसे बता रहा हूँ, कभी से हम सोचे नहीं थे कि आज आके आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो लाइफ ऐसी ही है, समझ में आ रही है आपको, कभी उस समय का टाइम याद आता है कि कितना बार पहले का सीए फाइनल का, कि यार कैसे उस समय अपने पढ़ते थे, क्या टाइम था, कितना नर्वसनेस होता था, और अब आके आराम से आप लोगों को पढ़ा देते हैं। मतलब वो करते 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 चीज़ें एकदम वो हैंड्स ऑन हो जाती है, समझ में आ रही है आपको बात, तो एकदम घबराना नहीं है आपको, आराम से सब चीज़ होगा। चलो आज बहुत बढ़िया बात आपने बोला, अब पढ़ा दो। मैंने बोला ओके, द फॉलोइंग सेल्स वॉल्यूम हैव बीन फोरकास्टेड, क्या है, मंथ्स एंड सेल्स यूनिट दिया हुआ आपको, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बाबा 1 2 3 4 5, और आपको अलग अलग सबका सेल का यूनिट भी दे दिया, ठीक है। खास बात यहाँ से स्टार्ट होता है,
कैश मैनेजमेंट क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, रफ में बनाऊंगा दिखाऊंगा तो आप बोलोगे 1 मिनट में आंसर आ जाता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 600, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 600 रुपया। सेल्स आर ऑल ऑन 1 मंथ क्रेडिट, क्या मतलब हुआ सर? 1800 यूनिट जो दिसंबर में बिकेगा उसके पैसे पता है कब मिलेंगे? इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसीलिए आपको दिसंबर मंथ दिया है। सर समझ में आई आपको? सेल्स आर ऑल 1 मंथ क्रेडिट में आपका माल सेल हो रहा है, मतलब 1800 यूनिट बेच तो दिसंबर में दोगे, पैसा आपको जनवरी में मिलेगा। अपने बना क्या रहे हैं? कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन, मतलब कैश बजट बनाने का बोलेगा। सर कैश का मतलब कैश आना जाना, बात खत्म। मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है कि मेरा और पैसा, एक्रूवल सिस्टम से बात नहीं, और डेटा टू सेल्स नहीं मारना है। सिर्फ आपको समझना है कि कैश रियलाइज कब हो रहा है मेरा, मेरे को कैश आने से मतलब है, बस उस हिसाब से बात सोचना। भाई अपने पास पैसे कितने आ रहे हैं अपने गले में, वो अपने को बता, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे फुल स्टॉप देके बोलता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्स टेक प्लेस 1 मंथ बिफोर सेल्स। क्या बात है, क्या बनाने वाले ने सोचा है, मजा आ गया। मतलब आपका फरवरी का 19 फरवरी छोड़ दो, चलो जनवरी का 1875 यूनिट जो सेल होने वाला है उसका प्रोडक्शन लेकिन हम दिसंबर में कर ले रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हम दिसंबर में कर ले रहे हैं। आपका प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से जो आउटपुट आपका निकलेगा वो क्या है? 1875 दिसंबर में निकलेगा। तो सर ये जो दिसंबर में 1800 सेल हो रहा है बाबू, वो नवंबर का है जो दिसंबर में आपका, सॉरी दिसंबर में सेल हो रहा है, लेकिन इसका पैसा आपको जनवरी में मिलेगा। दिसंबर में 1800 यूनिट का पैसा जनवरी में मिलेगा। 1875 यूनिट जो जनवरी में सेल होने वाला है वो बन लेकिन दिसंबर में रहा है। समझ में आ रही है आपको चीजें कैसी फ्लो करी है? मैं बता दूंगा वापस। Each unit produced requires 2 units of raw materials costing 150 per unit, ठीक है? No raw material inventory is held, raw material purchases are on 1 month credit। रॉ मटेरियल कोई इन्वेंट्री हेल्ड नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल परचेज मेरा हो रहा है ऑन जस्ट 1 मंथ क्रेडिट में, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार साथ में वापस देखो, एक बार बहुत बढ़िया लाइन लिखा है। आपका एक एक यूनिट जो आपका रख रहा है ना रॉ मटेरियल, उसके लिए लगता है 150 पर यूनिट का। हर यूनिट के लिए लगता है 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। 2 यूनिट को आप अगर ढालते हो मशीन में तो अब आपसे क्या, मशीन से 1 यूनिट बन के निकलता है, ठीक है? समझ में आई? तो सर ये आपको ये तो क्लियर है ना? बोल क्या रहा है क्वेश्चन वाला, क्या बोल रहा है? अब फुल स्टॉप के बाद नो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज हेल्ड, रॉ मटेरियल का मैं कोई इन्वेंट्री नहीं रखता। रॉ मटेरियल परचेजेस आर ऑन 1 मंथ क्रेडिट, मतलब सर 1800 यूनिट जो है ना दिसंबर के जो ये 1800 यूनिट है, ये जो 1800 यूनिट दिसंबर वाले होने वाले हैं, ये 1800 यूनिट का जो मैं परचेज करता हूं और उसका जो पेमेंट लेकिन करता हूं जनवरी में जाके। देखो 1800 यूनिट का मैं अगर परचेज कर रहा हूं तो उसका पेमेंट मैं जनवरी में जाके कर रहा हूं। इसमें एक ट्विस्ट आएगा, आपको मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। वेरिएबल ओवरहेड्स आर वेजेस आर इक्वल टू 100 पर यूनिट आर इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? ये तो सिंपल है। ओपनिंग कैश बैलेंस जनवरी का दे दिया 35,000, लॉन्ग टर्म लोन आपको मार्च में मिलने वाला, मशीन आप खरीदने हो मार्च में, ठीक है? बस खत्म। क्वेश्चन में आपको बोला क्या, रिक्वायर्ड कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ, क्या मंथ पे ध्यान देंगे, एग्जाम में बैठ के सब कुछ बनाने नहीं आना है, मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च, मेरे को ये 3 ही महीने से मतलब होनी चाहिए। कैलकुलेट द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द 3 मंथ्स पीरियड। सेकंड पार्ट बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे एक वाला पार्ट समझ में आया ना, पहले बताएंगे। ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ में तो आया? हाँ, अब कैसे करेंगे देखो प्लीज एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। आंसर टू क्वेश्चन 3, इसको ना मैं ब्रेक करके आपको करवाता हूं, आपको क्लियर होगा। पहले जो पैसा मिलने का वो बना लेते हैं पहले, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स, ठीक है? मेरे को आखिर माल बेच के क्या पैसा मिला, पहले उसका सेल की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है? देखना साथ में क्वेश्चन तो देखने से क्लियर होगा, पढ़ते समय कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को मालूम है, लेकिन करते समय देखना बहुत समझ में आएगा एकदम एक बार में। देखते हैं। सबसे पहले दिसंबर मंथ है, जैन मंथ है, फेब मंथ है, मार्च मंथ है, और भी कुछ है क्या? अप्रैल मंथ का तो रिक्वायरमेंट आएगा नहीं, ठीक है? लिख लेते, देख लेंगे। अप्रैल मंथ का रिक्वायरमेंट होगा नहीं, नहीं रिक्वायरमेंट हुआ तो हटा देंगे, क्या दिक्कत है? आओ नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता सेल यूनिट्स मालूम होना चाहिए सबसे पहले। सेल यूनिट्स क्या है, ध्यान देना। सेलिंग, सब मिटा दो यार, सब मिटा दो एक बार। हाँ, सेलिंग प्राइस 600 रुपया का है, ये तो ठीक है।
सेल्स आर ऑल ऑन 1 मंथ क्रेडिट, मतलब यार ये 1800 यूनिट का सेल होके ना पैसा मिलेगा जनवरी में, इसके पैसे लेकिन जनवरी में मिलेंगे। तो अब आप बताओ मैं इसको कैसे आपके लिए प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, खुद सोचो। सर आपको सोचना चाहिए एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आ गया और इस टाइप का क्वेश्चन आपका देख के नहीं गया हुआ तो मैं प्रेजेंटेशन पे क्या करूँ। आपको क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि सेल जब आप कर रहे हो तो उसको 1 महीना क्रेडिट में करना है, मतलब आपका लास्ट में आपको उसके पैसे तो 1 महीने बाद ही मिलने हैं, आपको पैसे तो 1 महीने बाद ही मिलना है। तो मैं क्या करूं इन दिस सिचुएशन, व्हाट शुड आई डू, बताएंगे आप लोग। ध्यान से देखो, लो एक बार फुल स्क्रीन लेकर देखो, आराम से देखो, बताओ क्या करोगे। अगर एक बार प्रेजेंटेशन खुद से देखो कि सर अगर इस सिचुएशन में मैं फंसता हूं तो मेरे को एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, यहां पे मैं क्या आखिर में सेल यूनिट्स बनाऊं और कैसे इस चीज को सॉल्व करूं। देखो मेरी बात समझो, इधर देखो मेरी बात सिंपल से, इधर आके देखो मेरे साथ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सेल यूनिट्स आपका क्या है, सेल यूनिट्स क्या है आपका 1800। नहीं कभी भी ऐसा डाउट आए ना, जो जो है एटलीस्ट वो प्लॉट करना स्टार्ट करो, चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी। 1950, 2100, 2000, 250। अप्रैल आपको लगेगा ही नहीं, अप्रैल का छोड़ देते हैं, अप्रैल का कोई काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपको अल्टीमेटली बनाने किसका बोला, जनवरी फरवरी मार्च, और अप्रैल तो मार्च के बाद का है। दिसंबर चाहिए क्योंकि दिसंबर वाले में तो अपने को थोड़ा सा काम है, ठीक है, बता रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब अपना सेल कितना का हो रहा है, सेल्स कितना का हो रहा है, सेल्स कितना का हो रहा है @ ₹600। सबका सेल्स प्लॉट करूँ सिंपल, 1800 इंटू 600, 1080 आया। अब ये 1875 इंटू 600, 1125, 1950 इंटू 600, 1170, 2100 इंटू 600, 1260। चलो यहाँ तक तो बन गया सर। अब क्या करेंगे, अब अपना कलेक्शन कब होगा, वो मेन चीज है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। हमारे डेटर से हमारा कलेक्शन कब होगा। सर कलेक्शन के लिए बोला है आपको 1 महीना क्रेडिट में होगा, मतलब मैंने जो दिसंबर में सेल किया उसका पैसा क्या मेरे को जनवरी में मिलेगा, मैंने बोला हाँ। तो मतलब ये 10,80,000 का ये यहाँ पे पैसा आएगा, हाँ एग्जैक्टली। आपको फ्लो समझ में आया। अब आपको फ्लो समझ में आना चाहिए कि सर मेरा जो पैसा था दिसंबर का वो मेरे को जनवरी में मिला, फिर जनवरी का पैसा फरवरी में मिला, फरवरी का पैसा मार्च में मिला, मार्च का पैसा कब मिला उससे अपने को क्या, अपने को तो मार्च तक ही करना है, मार्च का पैसा अप्रैल में मिला, चाहो तो बना लो कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम इससे हो जाएगा। तो कलेक्शन वाला लेग मेरा कंप्लीट हुआ। अब खर्चा वाला लेग में आए जो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको दे रहा है। आओ वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। दिक्कत क्यों है बहुत ईजी, कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल्स बन जाएगा ये, ट्रेड पेबल्स फॉर रॉ मटेरियल इन कैश। अपने को सारा काम कैश से मतलब है, ये हमारा वर्किंग नोट है, ये हमारा वर्किंग नोट है, सारा काम अपने को कैश से ही मतलब है। हाँ बोलेंगे, थोड़ा सा एसी को भी ठीक कर लेते हैं और यहाँ पे ठीक है, चलो आ जाओ। मंथ आपको मालूम है क्या है, दिसंबर है, जैन है, फेब है, मार्च है। आउटपुट यूनिट्स कितना होगा मेरा, आउटपुट यूनिट्स मतलब प्रोडक्शन यूनिट, मेरा यूनिट्स कितना मेरे को बनाया मैंने उस साल, तो ईच यूनिट्स रिक्वायर्स 2 यूनिट्स, तो ठीक है, उसके बाद 2 यूनिट, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्स टेक प्लेस 1 मंथ बिफोर सेल्स, मतलब सर ये 1875 यहाँ दिसंबर में बनेगा आउटपुट, उसके बाद फरवरी का जनवरी में बनेगा, इसका इसमें बनेगा, इसका इसमें बनेगा, समझा। 1950, 2100, 2250, 1950, 2100, 2250, मेरे को समझ में आ गया मेरा आउटपुट कैसे निकल रहा है। मेरा जनवरी का सेल का प्रोडक्शन हो रहा है दिसंबर में, मेरा फरवरी के मंथ का सेल प्रोडक्शन हो रहा है जनवरी में, मार्च मंथ का सेल का प्रोडक्शन हो रहा है फरवरी में, अप्रैल मंथ का सेल का प्रोडक्शन हो रहा है मार्च में। इन 1 मंथ एडवांस में प्रोड्यूस करता हूं, अगले महीने में जाके सामान को बेच देता हूं। क्लियर है एकदम, बोलो ना सारे बच्चे, हाँ सर एकदम क्लियर है। तो आउटपुट मेरा यहाँ पे आ गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आउटपुट यूनिट्स आने के बाद सर नेक्स्ट आई कैन यूज व्हाट, कॉस्ट दिया हुआ था ना रॉ मटेरियल का, मेरे को कितना दिया कॉस्टिंग, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आया @
2 लगता है और 150 करके है, ठीक है ना, 2 लगता है तो @150 करके है। तो इसको क्या करोगे, सिंपली मालूम है, सिंपली 300 से मल्टीप्लाई करते चलो, इजी हो जाएगा। 1875 इंटू 300, 5,62,500, 2 यूनिट लग रहा है ना, तो आप या तो 18, अरे यार 1875 इंटू 2 इंटू 150 करो, नहीं तो मैं तो आपको और सिंपल तरीका बोल रहा हूँ, सीधा 1875 इंटू 300 मारते चलो, 1950 इंटू 300, 585, 585, फेब में 2100 इंटू 300, 6,30,000, उसके बाद लास्ट में 2250 इंटू 300, 6,75,000। ये भी अपना बढ़िया से टन 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 बन गया। नाउ पेमेंट टू रॉ मटेरियल, या पेमेंट टू क्रेडिटर्स कर देते हैं। अपने पेमेंट कब कर रहे हैं, खर्चा तो बन गया, पेमेंट का बात क्या बोलता है देखो, पेमेंट के लिए लाइन लिखा है क्वेश्चन वाला, नो रॉ, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेजेस आर ऑन 1 मंथ क्रेडिट, मतलब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं अगले महीने जाके, तो मतलब मजे की बात मालूम है, पेमेंट मैं यहाँ ऐसे ही कर रहा हूँ, ये जो ये सेम है, ये तीनों को अगर मैं डुप्लीकेट करके यहाँ डाल दूँ, हाँ ये मेरा पेमेंट इस फ्लो में हो रहा है। मतलब पता है खास बात, 1875 का जो सेल है ना, 1875 का जो सेल हो रहा था, ये 1875 का सेल पे ही अगर आप 300 मल्टीप्लाई करो तो 562,500 ही आया। उसने पहले आपको घुमाया कैसे मालूम है, उसने बोला कि जनवरी मंथ का जो, इधर देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ इधर से देखो, हाँ ठीक है, जनवरी मंथ का जो सेल है उसका प्रोडक्शन उसने आपसे दिसंबर में करवाया, लेकिन पेमेंट वो आपसे नीचे करवा रहा है। अरे ये क्या बात हुआ, जनवरी महीना का जो सेल है उसका देखो, जनवरी महीना का जो सेल है 1875 का, उसका प्रोडक्शन वो करवा रहा आपसे कब, दिसंबर में जाके, लेकिन उसका पेमेंट करवा रहा वापस कब, भैया जाके जनवरी में ही। समझ में आया फ्लो, तो जनवरी का सेल यूनिट का प्रोडक्शन दिसंबर में हो रहा है लेकिन पेमेंट जनवरी में हो रहा है, तो ये अगेन इसीलिए सिंपली आपका दिसंबर का जनवरी का सेल का जो यूनिट्स है उसका एग्जैक्ट पेमेंट जनवरी में ही हो रहा है। घुमा के आया लेकिन वही चीज बनी लास्ट में, ठीक है, एक चीज ये क्लियर हुआ। एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं छोटा सा, एक चीज और था ना, ओवरहेड, ओवरहेड का पेमेंट का भी बना लो, छोड़ो एक साथ काम हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एंड वेजेस पेड एंड वेजेस टू बी पेड, ठीक है, ये ऑब्वियसली इन कैश, मैं अपने हिसाब से वर्ड्स लिखता हूं, मेरे को क्वेश्चन का बुक का वर्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पता है एग्जामिनर मार्क्स कैसे देता है, वो मार्क्स मेरे को अच्छी उठाना है, उसको सामने इंग्लिश नहीं झाड़नी अपनी, ठीक है ना, सिंपल अपनी भाषा में करना है बस। वापस मंथ मंथ बना लो क्विकली, मोटा मोटी ये वाला को अगर मैं कॉपी कर लूँ तो शायद हेल्प हो जाएगा। क्या सर ये क्या बात हुआ, थोड़ा सा तो लीव मिलेगा ना यार हमें, चलो डन। अब वेरिएबल के लिए क्या बोले, लाइन पढ़ते हैं, वेरिएबल एंड ओवरहेड्स वेजेस आर इक्वल टू 100 पर यूनिट, ठीक है, आर इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब बन रहा तभी पे हो रहा है, ठीक है। तो सर ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एंड वेजेस, ये आ गया 100 रुपया के हिसाब से, और इसका पेमेंट तो सेम रहने वाला था ना, तो ये हटा दो और ये भी एक बार हटा दो। तो प्रोडक्शन जब हो रहा है उस पर 100 रुपया मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हुआ, हटा क्यों नहीं भाई, अगेन, तो ये हो गया 1875 का 00 लगा दो, 1950 पे 00 लगा दो, 2100 पे 00 लगा दो, 2250 पे 00 लगा दो। तो सर मेरा ना वेरिएबल का कॉस्ट का और वेरिएबल ओवरहेड का एंड वेजेस का खर्चा क्या है, ये मेरा प्रोडक्शन हो रहा था, इसी का 100 यूनिट यहाँ पर ही लग रहा है, ये है इसका 100 यूनिट यहाँ पे लग रहा है। अब मजे की बात है, पेमेंट के लिए क्या बोला, आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, ये पेमेंट कब हो रहा है, इसका पेमेंट इसी समय ही हो जाएगा। तो सर ये एज इट इज सेम आपका पेमेंट आ रहा है, पेमेंट टू, पेमेंट फॉर वेरिएबल ओवरहेड एंड वेजेस इन कैश, कैश का पेमेंट आपका एज इट इज सेम आ गया, 00 लगाना है तो यहाँ एक जीरो कम हो गया, लगा देते हैं, बाकी सब ठीक है। हाँ समझ में आई ना आपको बात, तो तीनों का क्या एडजस्टमेंट था, क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कैश मैनेजमेंट के लिए, कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश करता है, आई होप सो आपको इजी बन गया ये क्वेश्चन। मेन दिक्कत है ये वाला, बस सेल्स वाला भी आप मैनेज कर लेते हैं मेरे को मालूम, और ये वाला भी मैनेज कर लेते हैं,
ये वाला पॉइंट की वजह से ना वो ऐसे घुमा दिया क्वेश्चन को, उसने यहां से शुरू करवा के फिर यहां ऐसे घुमा दिया ना, मतलब ऐसे जिक्सॉ पजल बनवा दिया आपसे कि ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने उसको आपको सिंप्लीफाई कर दिया, अब आपका काम बन गया, अब आंसर निकालना। प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट कर लो बस, प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। ओ क्या है, जनवरी है, फेब्रवरी है और मार्च है। अप्रैल का कहीं भी जरूरत आया नहीं आया, क्वेश्चन क्यों दिया था आपको, टाइम वेस्ट कराने। यार सेकंड सब पार्ट में होगा तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। स्टार्ट करते हैं किससे, ओपनिंग बैलेंस से। ऐड करते क्या हमारा, स्टार्ट करो नॉर्मल, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो रिसीट से स्टार्ट करेंगे, आपके जो भी रिसीट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको शायद दिया था, जनवरी का दे दिया 35,000, तो काम आपका स्टार्ट करने के लिए बन गया। रिसीट में सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल सबसे पहला रिसीट आना चाहिए। जनवरी का क्या, अब ऊपर से देख देख के लिखना है बस। 10, 80, 11, 25, ये तीनों को कॉपी कर लो, तीनों को कॉपी कॉपी कॉपी, और तीनों को नीचे पेस्ट कर लो, पेस्ट, सिंपल। ये हो गया कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। अब नेक्स्ट क्या है, और कोई कलेक्शन की बात कर रहा है, एक तो और था कुछ, हाँ, लोन रिसीव्ड। लोन रिसीव्ड कब हुआ, लोन रिसीव्ड हुआ मार्च महीना में। अमाउंट कितना था लेकिन, 2 लाख का। तो 2 लाख का तो मेरे को मार्च में लोन मिलने वाला है, तो मेरे तो मार्च में बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या निकाल लूँ, टोटल रिसीव्स, टोटल रिसीट निकाल सकता हूँ, टोटल रिसीट। हाँ निकाल तो सकते हो सर, लेकिन अभी आपके पास सारा डेटा है नहीं। पहला वाला तो है ही, पहला वाला निकाल लो। 10, 80 में ऐड करो 35,000 को, 1,115,000, 1,115,000, ठीक है। 11,15,000 आपका टोटल रिसीट आया। लेस करते हो क्या, एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्रेडिटर पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट है कुछ तो, कितना है, टनाटन। यहाँ से मैं तीनों को कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऊपर मैंने सारा मेहनत कर लिया ना, तो अब मेरे को उसका लीवे मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ऊपर तो सब चीज निकाल लिया, वापस क्यों निकालूंगा। ओवरहेड एंड वेजेस पेड, ओवर एंड वेजेस का कितना है वो भी निकाला हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च, अपने को ये 3 से ही मतलब है, कॉपी हुआ, नीचे आएंगे। आहा, होगा पेस्ट, अब हो गया, वेरी गुड। ये आ गया, इसको पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको भी डाल दिया। चेक कर लेते हैं सब सही से है ना। ना 1,95,000, 2,10,000 और 225 वाला चीज़ तीनों आ गया, ठीक है। अब एक ठो और खर्चा था, क्या खर्चा, एक ठो और कुछ तो था, मशीन का कॉस्ट, परचेज ऑफ मशीन। मशीन तो खरीद लिया, कितना रुपए का, 3 लाख रुपए का मार्च में जाके, लेकिन तो 3 लाख का मार्च में मशीन खरीद लिया। टोटल एक्सपेंसेस आ गया, मैं इसको बोल देता हूँ टोटल रिसीट को ए, टोटल एक्सपेंस को बी। इसको जोड़ दीजिए, 5,62,000 को, भाई 5,62,500 को प्लस 1,95,000 करिए तो 757,500 आया, 757,500 आया। फिर 5,85,000 पे 2,10,000 जोड़िए, 7,95,000 आया। उसके बाद 6,30,000 पे 2,25,000 प्लस 3 लाख जोड़ दीजिए, 11,15,500, 11,15,500 आया। टोटल खर्चा भी मेरा आ गया। क्लोजिंग कैश बैलेंस, मैंने ना टोटल रिसीट में इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस भी लिया है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस भी लिया है, तो चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, क्लियर करने के लिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो सर, ये हटा दो, नहीं तो ये हटा दो, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस को 10,80 ही रहने दो, नहीं तो 10,80 ही रहने दो, जैसे भी हो, लेकिन नॉर्मल है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस करके देना ही सेफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ गया हमारा, क्लोजिंग निकाल लो बस, माइनस करो,
111,000 माइनस 757,500, 3,57,500, बड़ा अमाउंट आया है। 3,57,000, जहाँ कहाँ 35,000 रुपया था इस बार, और यहाँ पे सिर्फ 3,57,000 आ गया। मैंने बोला आया तो है ही, आया तो है ही आपके लिए। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो 3,57,500 में कोई दिक्कत है नहीं। ऐड करना पड़ेगा कुछ तो, 1125,000, 142825, 14282500, और माइनस करना पड़ेगा 7,95,000। 687,500 का आपका बैलेंस बढ़ ही जा रहा है। अच्छा ही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, कैश में बैलेंस बढ़ रहा है, और क्या चाहिए बोलो। प्लस करोगे इसमें 11,70,000, प्लस और एक करोगे 2 लाख का लोन, और क्यों ले लिया भाई, ऐसे ही इतना पैसा था। माइनस 6,30,000, माइनस 2,25,000, माइनस 3 लाख। अच्छा हमने तो कर ही दिया था, गलती से वापस हो गया, कोई बात नहीं। 9,02,500, ये मेरा आंसर आ गया। सॉरी आपको दिखा नहीं, हाँ दिख रहा था ना, राइट। 9,02,500, ये मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस इज बेसिकली माई आंसर्स, राइट। क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तो मजा आएगा पढ़ाई करके। समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना हाँ कि ना सर। हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ पे कुछ अगर रह गया तो ये लिख लो क्विकली क्विकली क्विकली। 687,500 में 1170 प्लस 2 लाख, हाँ 687,500 में प्लस 1170 प्लस 2 लाख, हर बार में गड़बड़ हो जाता है। 20,57,500 कंप्लीट हो गया यार। टोटल रिसीट मेरा आ गया कितना, ये और खर्चा भी मेरा आ गया ये सॉरी ये, और आंसर मेरा आ गया दिस माइनस दिस। चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, प्रेजेंटेशन सुंदर लगता है। ए माइनस बी। डन है क्या? मेरे को बताएंगे सारे बच्चे कि सर एकदम बढ़िया से समझ में आया है। कैश बजट का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमने किया, सच बता रहा हूँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैश मैनेजमेंट का, कैसे चीजें फ्लो करती है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे आपको दिखाना है, ये आपको समझ। अच्छा एक पार्ट और था इसका, रुक जाओ सॉरी, एक पार्ट और था वो भी कर लेते हैं, अभी रह जाता वरना। फोरकास्ट द करंट रेशियो एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स पीरियड। एट द एंड ऑफ द 3 मंथ पीरियड कौन सा होगा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के बाद मेरे को फोरकास्ट करना मेरा करंट रेशियो भी। अब तो भैया करंट रेशियो का फोरकास्ट बनाने बोल रहा है ये आपसे, ठीक है बना लेते करंट रेशियो का फोरकास्ट। करंट रेशियो का फोरकास्ट, मेरा करंट रेशियो बनाने के लिए मेरे को करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों चाहिए, और मेरे पास करंट एसेट्स में रहने वाले मेरे रिसीवेबल्स, मार्च में मेरे जो रिसीवेबल है कितना है, 11,70,000 का मार्च में रिसीवेबल रहने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को इसको लेना पड़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ाऊँ अगर मैं उसको, तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। कितने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, एक सेकंड क्वेश्चन में। मार्च के बाद अप्रैल में 2250 हो जाएगा, और 2250 के हिसाब से सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। इंटू 600, उसके बाद आपका आ गया 12,60,000 रुपया का तो रिसीवेबल आ जाएगा। ये आपका 12,60,000 का जो सेल है इसका पैसा आपको यहाँ मिलने वाला है, तो ये आपका रिसीवेबल आ जाएगा अप्रैल का। चीज़ को समझने का ट्राई करना है एक सेकंड के लिए, चीज़ को समझने की ट्राई करना है। ये जो 12,60,000 रुपया का आपका सेल हुआ है मार्च में, उसका पैसा आपको कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। हाँ वही कर रहे हैं। तो आपके लिए रिसीवेबल क्या हुआ सर, आपके लिए रिसीवेबल क्या हुआ बताएंगे। जो भी चीज आपका मार्च में खड़ा है, जो भी चीज आपका मार्च में खड़ा है पाना, 12,60,000 यहां पाना खड़ा है, उसके बाद 6,75,000 यहां देना बचा है, और उसके बाद अब आपको एक चीज और लगेगा, खर्चा अप्रैल का क्या है, 2250, 2250 मेरा अप्रैल का खर्चा है, और मैंने स्टार्ट किया वहीं से ना, तो ये 2250 पे इंटू 100 करेंगे। एक सेकेंड, 2250 इंटू 100 करेंगे, प्लस इसमें ऐड करोगे अगर, तो आपका 9 लाख बन जाएगा। डन, समझ में आ गई। क्वेश्चन मिट गया गलती से, 1 सेकेंड। वर्कआउट बैच में जाके खोल लो फटाफट से, आ जाओ इधर। मैंने क्या बोला आपको, आपको जब एस्टिमेशन करने बोल रहा है
कि आपको अप्रैल के लिए जाके, मार्च खत्म हो गया, 3 महीना पीरियड खत्म हो गया, अब आपको बोल रहा है मेरा करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकालो और मेरे करंट रेशियो का एक फिगर करके दे दो। तो फटाफट से कर लो यार, फटाफट से कर लो एकदम इजीली। ये वाला लो, एक सेकंड आप लोग यहाँ पे करंट एसेट्स में आपका 12,60,000 का ट्रेड रिसीवेबल ले लो, आ जाओ करा देता हूँ उसको भी। क्या हुआ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ क्विकली क्विकली। पार्ट बी 2 दिया ना, 2 दे दो उसको, इसको 2 दे रहे हो, ऊपर वाले को 1 दे देना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारी बेसिक्स है, मैंने आपको बताई हुई है। कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो मेरे को निकालना, सबसे पहले करंट एसेट्स फिर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स निकालते हैं, इन्वेंट्री कितना होगा। करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है इस क्वेश्चन में, इन्वेंट्री आना चाहिए कुछ तो। कैसे आएगा सर, मेरा इन्वेंट्री जो मेरा माल बन के पड़ा है मेरे पास, जो मेरा माल बन के पड़ा है, जो मेरा खर्चा लग चुका है बेसिकली। तो मेरा खर्चा क्या क्या लग चुका है, ट्रेड पेबल फॉर रॉ मटेरियल में मेरा खर्चा 6,75,000 का यहाँ लगा हुआ पड़ा है, और मेरा ओवरहेड वगैरह में 2,25,000 का पड़ा है। तो मेरा 6,75,000 प्लस 2,25,000 कर लो, 6,75,000 प्लस 2,25,000 कर लो, ये दोनों को जोड़ोगे तो आपका 9,00,000 का इन्वेंट्री आ गया। कैसे आया सर, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कौन सा हुआ ये, वर्किंग नोट वर्किंग नोट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2 और 3, वर्किंग नोट 2 और 3, इन दोनों वर्किंग नोट से मेरा इन्वेंट्री आ जाएगा। देखो मेरी बात समझो कि हमारा जो इन्वेंट्री है, ट्रेड पेबल फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैं बना कब रहा हूँ, आउटपुट यूनिट्स बन कब रहा है, मैं बना रहा हूँ एडवांस में जाके, जनवरी का बना रहा हूँ दिसंबर में, तो अप्रैल का मैंने बना लिया मार्च में, तो उसके लिए मेरा यूनिट तो पड़ा है ना, 6,75,000 मैंने बना के अपने पास रखा है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। सिमिलरली मेरा वेजेस और ओवरहेड का भी कुछ खर्चा लगा है, उसको भी मेरे को ऐड करना चाहिए, तो 2,25,000 वो भी है, तो मैंने ऐड करके दोनों को बना दिया, डन। अब आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, इन्वेंट्री के बाद रिसीवेबल्स, मेरे डेटर्स कितने हैं। डेटर्स तो ऊपर से दिख ही रहा है, कितने आए थे, 12,60,000। ये वर्किंग नोट 1 है, 12,60,000। कैश भी तो कुछ है, कैश तो अभी निकाला 9,02,500, तो 9,02,500 का कैश है, तीनों को जोड़ दीजिए, तो 12,60,000 प्लस 9,02,500 प्लस 9,00,000, ये हो गया 30,62,500। 30,62,500 का आपका आ गया करंट एसेट्स। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है ना। करंट लायबिलिटीज में अब आपको पता क्या है, पेबल्स आएगा। पेबल्स कितना है आपको मालूम होना चाहिए, आपको पे कितना करना पड़ रहा है। आप जो 5,62 बना रहे थे, खर्चा कर रहे थे, उसका पेमेंट अगला महीना कर रहे हो, वैसे ही मार्च का 6,75 का पेमेंट अप्रैल में करेंगे। वेजेस के संग तो क्या है, मेरा सेम मंथ का सेम महीना मेरे को पेमेंट कर रहा हूं, राइट। तो इसका तो मेरे पास अप्रैल का आपको डेटा ही नहीं है, तो मैं कर नहीं सकता, तो वो भूल जाओ। तो मेरे पास सिर्फ यही बचा, तो ये ले लेता हूं। पेबल्स का एक ही फिगर आएगा, 6,75,000, वर्किंग नोट 2, 6,75,000। तो ये मेरा आ गया करंट लायबिलिटीज, ये मेरा आ गया करंट लायबिलिटीज 6,75,000। अब आंसर में करंट रेशियो, आंसर में लिखो करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो है CA/CL, दोनों को कर दो, तो इसको डिवाइड करो 6,75 से। कैलकुलेटर से मैंने मिटाया नहीं था पता है, इसीलिए 4.53 5.54 कर दो इसको, जैसे भी करना, 4.537 भी छोड़ सकते हो, 54 भी कर सकते हो, राउंडेड ऑफ, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। अरे कंप्लीट हो गया जी, समझ में आया। हाँ जी, आपको समझ में आया कि नहीं बताएंगे, कि इसे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तभी मजा आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। आराम से अपना 2 घंटा से कम में वीडियो खत्म हो गया है, मैंने आपको समझा दिया सारी बातों को। वर्किंग कैपिटल का यूनिट 1 यूनिट 2 में आई होप सब आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया है। कोई स्टिल आपका डाउट अगर रहता है तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट ASAP। मेरा नंबर है 7596006505, यहाँ पे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। क्या ऐसा लिखा मैंने कि मिट ही गया सर, 7596006505।
ठीक है ना। नीचे भी ऑन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे हैंड रिटन बुक मैंने आपको दिखाए हैं, ये मेरी हैंड रिटन बुक, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को रीच आउट करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो फोन नंबर पे, नहीं तो मेरी वेबसाइट भी नीचे ऑन है www.contactasap.in, वहां से भी आप अपना अगर आपको पसंद आया तो चेकआउट कर सकते हो। मेरी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, कॉन्टैक्ट एसएप, वहां पे फ्री बुक्स अवेलेबल है, आपको जितनी चाहिए वहां से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। डन है। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा, और टाइप का कोई वीडियो आपको चाहिए तो भी बताना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।